भाई गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बच्चे फटाफट से भाई देखो, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, पेपर आने वाला है और जल्द ही हम पेपर का एनालिसिस बिल्कुल शुरू करेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। आज ये कल भी एग्जाम था, तो आज के दिन का लास्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो जल्द ही आ जाएगा और जैसे ही पेपर आएगा बच्चों भाई वैसे ही सॉल्यूशन शुरू करवा देंगे भाई। फटाफट से आप सभी हमारे साथ जुड़े और सेशन को शेयर करें भाई। और देखो भाई, आपको पहले भी बताया था भाई, जो चीजें बताई थी लगभग आप लोगों के लिए वो कारगर रही। बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो आपको कल ही बता दिए थे कि यहां से चीजें पूछी गई हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग सारे के सारे सेम एज इट इज वैसा ही रहा और लगभग आपको 5-7 क्वेश्चन का फायदा हो गया जो बिल्कुल मेरिट डिसाइडिंग गेम रोल बिल्कुल अदा करेंगे आपके जो भी पेपर है उसके अंदर। ठीक है भाई। HK सोनी सर नमस्ते। नमस्ते भाई। फटाफट से एक बार सभी बच्चे जुड़ेंगे भाई, इस सेशन को शेयर करें और फटाफट से पेपर को भेजें ताकि हम एनालिसिस शुरू कर सकें। ठीक है भाई। और जो इकोनॉमिक सर्वे भाई जो बताया था, अगर वो करके गए हैं, ठीक है, जो PDF को अच्छे से रिवाइज किया है, तो भाई तुमको पता है कि क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे सारे के सारे वहीं से पूछे गए हैं। ठीक है भाई। तो सभी बच्चे एक बार शेयर करेंगे फटाफट से भाई। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही भाई। बहुत अच्छे भाई, फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे भाई। बिल्कुल। और बच्चों, अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो देखो, हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट में आपको सफलता मिले और यह भी जरूरी नहीं होता कि सेकंड में भी मिले। तो कुछ पंक्तियां हैं जो मेरे ध्यान में आ गई, वो थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी बच्चों के साथ। कि जिंदगी में पहली हार कभी हार नहीं होती और कुछ सफलताओं से जिंदगी की नैया पार नहीं होती। गिर के उठना और आगे बढ़ना उसूल है जिंदगी का, क्योंकि है मेरे दोस्त, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी बच्चे भाई कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जिस भी बच्चे के पास अगर पेपर आ गया, बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिस भी बच्चे के पास पेपर आ गया वो इस नंबर के ऊपर पेपर भेज दें भाई। PDF बिल्कुल अच्छे से PDF बना के यहां सेंड कर दें भाई। ठीक है, 8803828000 यानी कि 8803828000 इस नंबर पे आप PDF भेज दीजिए, फिर हम एनालिसिस शुरू करेंगे। बहुत अच्छे भाई। बिल्कुल भाई। देवेंद्र कुमार, यही है कॉलिंग नंबर मेरे भाई, यही है। सर कितना कट ऑफ है पेपर का? तो कट ऑफ भी बताएंगे भाई, अभी कट ऑफ का समय नहीं है, अभी पेपर एनालिसिस का समय है। आप सेशन को शेयर करें भाई, जितना भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है फटाफट से सेशन को शेयर करें और साथ की साथ भाई यहां PDF बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, इस नंबर पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको PDF सेंड करनी है। अगर आपके पास पेपर आ गया तो फटाफट से PDF सेंड कीजिए भाई। ठीक है। HK सोनी, क्या बात कह दी सर। बिल्कुल भाई, बात तो सारी अच्छी करते हैं, ठीक है, आप उनको अमली जामा भी पहनाया करो। तो भाई बातें तभी अच्छी होती हैं जब उन पर आप मेहनत करो, उन पर अमल करो। ठीक है भाई। तो बच्चे भाई, आज बहुत सारे बच्चे शायद अभी लाइव नहीं जुड़ पाए हैं और उसका भी एक कारण है, वो पता चली गया भाई हमको। बहुत सारे बच्चे हताश हैं, बहुत सारे बच्चे खुश हैं। तो बच्चे ये देखो, एक पहला स्टेज है, पहली बाधा को आपने पार किया। अगर आपका स्कोर अच्छा रहा है तो इसका मतलब आपने पहली बाधा को पार कर लिया। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो हताश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से कंटेंट पढ़ना होगा। सुमित, पेपर बढ़िया ना हुआ CET का, कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ग्रुप D के लिए भी जून के अंदर पेपर आ रहा है, SSC GD की भी प्रिपरेशन कर सकते हो आप। एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां आपको बिल्कुल कंटेंट प्रोवाइड करने वाले सभी अध्यापक मिलेंगे, तो वहां आप जुड़ सकते हैं भाई। ठीक है भाई। तो बिल्कुल भाई, जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है एक बार सेशन को शेयर करें और PDF इस नंबर पर भेजें भाई, ताकि PDF आए, फिर थोड़ा हमारा भी काम आसान हो जाए। पेपर के जितने भी पर्सन बनेंगे सारे आपको करवाएंगे भाई। मन्नू सर, सेफ स्कोर क्या है, कितने नंबर पर सेफ स्कोर है? तो बच्चा सेफ स्कोर है ना, सेफ स्कोर अभी कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर है कि इसको क्वालिफाइंग करेंगे। अगर क्वालिफाइंग करेंगे तो फिर आपको पता ही है, सेफ स्कोर का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये नॉन क्वालिफाइंग रहता है और 4 गुना बुलाते हैं तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि भाई पढ़ने वाला बच्चा 1 लाख
या फिर 1,50,000 मैक्सिमम यहां तक ही है। ठीक है, कभी तुम सोचो कि भाई ना इसकी तो बहुत गणित, 1 लाख बच्चा बहुत हो जाता है। ठीक है, तो भाई वही जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे उसी पे आके बिंदी अटक जाएगी, अगर क्योंकि पोस्टें ज्यादा है भाई। देवेंद्र कुमार सर, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ, भाई एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ के बारे में बाद में बताएंगे आपको, पहले एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, सभी बातों का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही तो पता चलेगा सारी बातों का। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। सोनू लाठर, मैथ ज्यादा आया था, तो देखो भाई पहले ही बता रखा था कि मैथ आएगा, एनटीए पेपर कंडक्ट करेगी तो मैथ अच्छे लेवल का पूछेगी, इंग्लिश पूछेगी तो अच्छे लेवल का पूछेगी, तो वो सारी बातें बताई जा चुकी। भाई हो सकता है कई बार क्या होता है कि किसी का लक थोड़ा काम नहीं करता है, हम ये कह सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बट नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको हो सकता है, क्योंकि हाँ ये डेफिनेटली श्योर, ये बहुत सही बात है कि भाई जो सुबह मॉर्निंग का पेपर था वो थोड़ा लेंथी भी था, और एज कंपेयर टू 5 तारीख का अगर हम ये करें कि पेपर, तो उसके मुकाबले थोड़ा टफ भी था। ठीक है भाई, बहुत अच्छे भाई। एचएसएससी ने गलत किया भाई, ये इस विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, किसने गलत किया किसने सही किया, एक बार फटाफट से आप पेपर को भेजिए ताकि हम सॉल्यूशन करवा सकें भाई। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल पेपर भेजें सभी बच्चे। अभी तक मॉर्निंग का पेपर ही आया मेरे भाई, इवनिंग वाला भेज दो, बिल्कुल भेज दो मेरे भाई, फटाफट से भेज दो बिल्कुल भाई, और साथ के साथ शेयर भी कर दो भाई। ठीक है, फटाफट से शेयर कीजिए भाई सभी बच्चे। क्या बात हो गई आज, कहां चले गए तुम लोग। सोनू लाठर, इवनिंग का अभी देखेंगे कैसा है। पंकज, गुड इवनिंग भाई सभी को। ठीक है, किस्मत खराब निकली, कोई बात नहीं, किस्मत कितने दिन खराब निकलेगी, मेहनत करेंगे तो एक दिन इसको भी झुकना पड़ेगा। ठीक है भाई, फटाफट से पेपर भेजें पहले तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कैसा पेपर था और बिल्कुल किस प्रकार का कंटेंट पूछा गया है भाई। ठीक है, फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, सभी बच्चे एक बार फटाफट से पेपर को भेजेंगे कि कौन कौन से पर्सन, किस लेवल के पर्सन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद ही देखेंगे भाई। बहुत अच्छे भाई, फटाफट से सेशन को शेयर करें भाई कि क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट से सभी बताएंगे कि भाई कैसा रहा पेपर, शेयर कीजिए इसको। बहुत अच्छे भाई, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई। चलो क्वेश्चन लगभग आ गया भाई। ठीक है, और इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई अभी। ठीक है भाई, चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन के हिसाब से ही हम अभी आपको सॉल्यूशन करवाएंगे सारा का सारा भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल भाई, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस अक्षेत्र में हुआ था। वाह भाई वाह, देखें भाई महाभारत, अभी हम इस महाभारत को बिल्कुल महाभारत बनाएंगे, बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले तो भाई फटाफट से सभी बच्चे जो लाइव बैठे हैं सेशन को शेयर कर दो भाई, और जितना भी डिटेल से करवा सकते हैं सारा कंटेंट फुली डिटेल के साथ करवाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई महाभारत को क्या कहा जाता है। महाभारत को कहा जाता है पांचवा वेद। क्या कहा जाता है महाभारत को? पांचवा वेद। इसको क्या बोला जाता है महाभारत को? पांचवा वेद। बाकी इसके अलग नाम भी है, जय संहिता है या और भी तो वो भी आता है, लेकिन इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है। इस महाभारत के रचयिता कौन है? इस महाभारत के रचयिता कौन है? अगर आपसे महाभारत के रचयिता पूछा जाए तो इस महाभारत के जो रचयिता हैं वो कौन है भाई? इसके रचयिता है वेद व्यास जी। इसके रचयिता कौन है भाई? इसके रचयिता है वेद व्यास जी। और इन वेद व्यास जी के पिता का क्या नाम था? इन वेद व्यास जी के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था पराशर ऋषि। इनके पिता का क्या नाम था? पराशर ऋषि। और इसी पराशर ऋषि का जो आश्रम है वो हरियाणा में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हरियाणा में इसका आश्रम कहां पर है? परसोन मंदिर में। कहां पर है भाई? परसोन मंदिर। परसोन मंदिर कहां पड़ता है भाई? ये परसोन मंदिर पड़ता है बड़खल में। और बड़खल कहां पड़ता है भाई?
बड़खल पड़ता है फरीदाबाद में। ठीक है भाई, और फरीदाबाद में ये कहां पर है भाई? ये फरीदाबाद में है, अरावली की तलहटी में। कहां पर है ये परसोन मंदिर? है अरावली की तलहटी में। ठीक है भाई, अरावली की तलहटी में। तो देखो कितने क्वेश्चन निकल के आ गए। इसके अतिरिक्त इस पराशर ऋषि का जो आश्रम है वो हरियाणा में कहां पर है? इसके अतिरिक्त है बहलोलपुर। कहां पर है? बहलोलपुर। और ये बहलोलपुर कहां पड़ता है? ये बहलोलपुर पड़ता है करनाल के अंदर। कहां पड़ता है ये बहलोलपुर? है करनाल के अंदर। और पीछे एग्जाम में एक प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसमें क्या पूछा गया था? उसमें ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, जो ये बहलोलपुर है इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो उसके 2-3 राइट आंसर बनते हैं कि जो दुर्योधन है, ठीक है, जब भीम उसको मारने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था तो दुर्योधन किस तालाब में आकर छिप गया था? तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर बनते हैं भाई। पहला आंसर बनता है ब्रह्म सरोवर, सेकंड आंसर बनता है बहलोलपुर, थर्ड आंसर बनता है डुंडू तीर्थ, जो कहां पड़ता है? जींद में पड़ता है। ब्रह्म सरोवर मैंने आपको बताया, ब्रह्म सरोवर कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और बहलोलपुर कहां पड़ता है? करनाल। तीनों बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एक दूसरे ऑप्शन में नहीं मिले। तीनों में से हर बार अलग अलग ऑप्शन में पाया गया। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन में हो तो वो राइट आंसर हो जाएगा। और इन विषयों के बारे में आपको बता दूं, ऐसा क्यों होता है कि एक पर्सन के 3 से 4 आंसर हो सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हरियाणा के अंदर मोस्टली तीर्थ और जो मंदिर हैं उनमें जनश्रुतियां ज्यादा हैं। जनश्रुतियां क्या होती हैं? लोगों के द्वारा बताई गई बातें। और इसीलिए जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके आगे लिखा होता है जनश्रुति के अनुसार। तो जनश्रुति के अनुसार यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्योधन कहां छिपा था? ब्रह्म सरोवर में भी, बहलोलपुर में भी, और साथ में डुंडू तीर्थ जो जींद में पड़ता है। अभी हम वापस इस पे आते हैं। इस महाभारत के जो रचयिता वेदव्यास जी, इनके पिता का नाम पराशर है। इनका आश्रम हरियाणा में परसोन मंदिर है। और परसोन कहां पड़ता है? बड़खल में। बड़खल कहां है? फरीदाबाद में। और या फिर क्या मिल जाएगा? अरावली की तलहटी में। इसके अतिरिक्त इन पराशर ऋषि का आश्रम बहलोलपुर में है, जो करनाल में पड़ता है। अब देखेंगे कि इस वेदव्यास जी का आश्रम कहां पर है। वेदव्यास जी का आश्रम कहां पर है? तो हरियाणा में वेदव्यास जी का जो आश्रम है वो बच्चों कहां पर है? हरियाणा में वेदव्यास जी का जो आश्रम है वो व्यासस्थली के अंदर है। कहां पर है? व्यासस्थली के अंदर। ठीक है, और इस व्यासस्थली का यहीं पर क्या हुआ करता था? यहीं पर महाभारत या फिर वामन पुराण के अनुसार क्या हुआ करता था? व्यासवन हुआ करता था। और इस व्यासस्थली को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बस्तली नाम से जाना जाता है। और ये बस्तली कहां पड़ता है बच्चों? ये बस्तली पड़ता है करनाल के अंदर। कहां पड़ता है ये बस्तली? करनाल के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता भाई? करनाल के अंदर पड़ता है। तो बिल्कुल भाई सारे के सारे पॉइंट हमने बता दिए। पहला क्या कि महाभारत को 5वां वेद बोला जाता है। सेकंड हमने बताया इसके रचयिता के विषय में, वेद व्यास जी। इनका आश्रम व्यासस्थली, व्यासस्थली का आधुनिक नाम बस्तली। यहीं पर क्या हुआ करता था? व्यासवन। और ये बस्तली कहां पड़ता है? करनाल में। अब देखो महाभारत का अगर रचयिता पूछा जाए तो हमने बता दिया वेद व्यास। लेकिन अगर महाभारत को लिखने वाला पूछा जाए कि महाभारत को लिखने का कार्य किसने किया, तो भाई लिखने वाला जब आपसे पूछ लिया जाए तो लिखने वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा श्री गणेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गणेश। महाभारत को लिखने का कार्य किसने किया था? महाभारत को लिखने का कार्य श्री गणेश ने किया था। और श्री हुआ क्या था? कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। महाभारत जो है वो सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में बैठकर लिखी गई थी। और तब ऐसा मानते हैं कि जो महाभारत है इसकी रचना वेदव्यास जी कर रहे थे। और ये जो महाभारत है ये किसको सुना रहे थे? ये सुना रहे थे श्री गणेश को। और श्री गणेश उसको लिखने का कार्य कर रहे थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है कि महाभारत को लिखने का कार्य किसने किया। तो महाभारत को लिखने का जो कार्य है, महाभारत को लिखने का कार्य किसने किया था भाई? बिल्कुल है, महाभारत को लिखने का जो कार्य है वो किसने किया था? श्री गणेश ने किया था। किसने किया था? श्री गणेश ने। किस नदी के किनारे लिखी गई थी?
अगर नदी पूछ लिया जाए तो नदी हो जाएगी भैया सरस्वती नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी बच्चों? सरस्वती नदी हो जाएगी। और आपको बता देते हैं भाई सरस्वती के विषय में, सरस्वती का हरियाणा में अगर पूछ लिया जाए, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो आपको पता है हरियाणा में सरस्वती नदी का जो उद्गम है वो कहां पर है भाई? हरियाणा में सरस्वती नदी का जो उद्गम है वो आदि बदरी में है। और आदि बदरी कहां पड़ता है? ये आदि बदरी पड़ता है यमुना नगर के अंदर। कहां पड़ता है? यमुना नगर के अंदर। और इस आदि बदरी के विषय में भी पूछ लेते हैं कि आदि बदरी कहां पर है। तो आदि बदरी तीर्थ पूछ लिया जाए या आदि बदरी पूछ लिया जाए तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नगर में। ये यमुना नगर के काठगढ़ गांव में है। कौन से गांव में है? काठगढ़ गांव में। ठीक है भाई। तो सरस्वती का उद्गम स्थल हरियाणा में कहां माना जाता है? आदि बदरी में। और ये आदि बदरी कहां पड़ता है बच्चों? यमुना नगर में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? यमुना नगर में पड़ता है। ठीक है भाई। देखो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं भाई बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो इसके बाद हम जानेंगे जो क्वेश्चन था ये लड़ा कहां गया। अभी युद्ध के विषय में बातें चलेंगी तो युद्ध के ऊपर भी आएंगे। अब आपको बता देता हूं, अगली स्लाइड का प्रयोग कर लेता हूं मैं। ठीक है भाई। भाई आप क्या खाकर कंटेंट बनाते हो? ठीक है मनोज भाई, पेपर कैसा हो गया तेरा? कंटेंट क्या खाकर बनाता हूं वो नहीं बता सकता, आप पेपर बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ। बहुत अच्छे भाई। ठीक है। अभी ये कैसे कैसे बंदे आ जाते हैं भैया, ये पता नहीं किस किस के द्वारा ये गलत कमेंट करने वाले ये छोड़ दिए जाते हैं भाई, भगवान जाने। ठीक है चलो भाई ये चीजें आ गई समझ में भाई। अब देखेंगे कि ये महाभारत का जो युद्ध है, ये महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया था। ठीक है भाई। अब जानेंगे महाभारत का युद्ध भाई। अब क्या जानेंगे? अब जानेंगे भाई महाभारत के विषय में। सबसे पहले तो ये जानेंगे भाई महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत में हरियाणा को कहा गया है बहुधान्य। क्या कहा गया है? बहुधान्य। और बहुधान्य का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक समृद्ध भूमि। बहुत अधिक समृद्ध भूमि। बहुत अधिक समृद्ध भूमि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत अधिक समृद्ध भूमि। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। अभी आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ है कि हरियाणा को क्या कहा जाता है? महाभारत के अनुसार बहुधान्य कहा जाता है। लेकिन बच्चों अगला पॉइंट आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल भाई, जो हम आपको बताएंगे वो वाला पॉइंट। इसके अतिरिक्त महाभारत में हरियाणा को दसारण भी बोला गया है। क्या बोला गया है? दसारण। और इस दसारण का मतलब होता है 10 किलो वाला। ठीक है, कितना होता है? 10 किलो वाला। यानी कि ऐसा मानते हैं महाभारत के सभा पर्व के नकुल दिग्विजय खंड में। कहां पर? महाभारत के सभा पर्व के नकुल दिग्विजय खंड में हरियाणा का एक नाम और मिलता है। महाभारत के सभा पर्व के नकुल दिग्विजय खंड में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाणा को दसारण भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दसारण। जो ये महाभारत है, ये महाभारत का जो युद्ध है, सबसे पहले तो भाई युद्ध को छोड़ दो आप, आपको बता देता हूं जो पूरी की पूरी महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ था। और इसीलिए देखो महाभारत के समय पर भी कौन थे भाई? कुरु थे। हम ये मान सकते हैं अगर महाभारत टाइम पीरियड की बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें या वैदिक काल की बात करें, तो आर्य सभ्यता थी, आर्य कुरु थे। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि उस समय महाभारत के समय हरियाणा का जो क्षेत्र था उसको किस रूप में भी जानते थे? उसको कुरु जंगल के रूप में भी जाना जाता था।
किस रूप के रूप में जाना जाता था? कुरु जंगल के रूप में। क्योंकि उस समय पर क्या हुआ करता था भाई, हम ये मान के चल सकते हैं जिस टाइम पीरियड के अनुसार हरियाणा का जो क्षेत्र होता था, हरियाणा के क्षेत्र पर वैदिक काल के समय में किसका राज हुआ करता था? राजा कुरु का। और इसीलिए एग्जाम में पूछा गया था, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा कुरु यानी कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि हरियाणा में क्या कहलाती है? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। कुरुओं के द्वारा जो उपजाई गई भूमि हरियाणा में क्या कहलाती है? हरियाणा में कहलाती है आदि रूपा। क्या कहलाती है? आदि रूपा। हुआ क्या था बच्चों, राजा कुरु राजपाट त्याग करके कहां चला गया? कुरुक्षेत्र में माना जाता है द्वैतवन में चला गया। यहां पर द्वैतवन हुआ करता था। वहां जाकर इसने क्या किया? सरस्वती नदी के किनारे इसने देखा कि कुछ जगह बंजर भूमि पड़ी हुई है और वहां ये राजपाट त्याग कर क्या करने लगा? उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास करने लगा। और उस प्रयास में इसने अथक प्रयास किया, बहुत सारी मेहनत की और इसने क्या किया भाई? ऐसा मानते हैं वामन पुराण की एक कथा के अनुसार इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यमराज के भैंसे को और शिव भगवान के वाहन नंदी को सोने के हल में जोतकर 7 कोस भूमि को क्या बनाया था? कृषि योग्य बनाया था। 7 कोस भूमि को किसके योग्य बनाया था? कृषि के योग्य बनाया था। और वही भूमि क्या कहलाती है? वही भूमि क्या कहलाती है? आदि रूपा कहलाती है। वही भूमि क्या कहलाती है? आदि रूपा। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि हरियाणा में क्या कहलाती है? और भाई तारे सारे यूट्यूबर क्या बोले कि बहुधान्य आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा आदि रूपा। कितनी भूमि? 7 कोस भूमि। ये तो क्या बनाई थी इसने? कृषि योग्य बनाई थी। और इसीलिए यहीं से क्वेश्चन आया था कि आर्यवर्त कुरु ने महाभारत से पूर्व भी पूछ सकते हैं, महाभारत से पूर्व कुरुक्षेत्र के दैतवन में हल चलाकर यहां की भूमि को किसके योग्य बनाया था? तो कृषि योग्य बनाया था। किस योग्य बनाया था? कृषि योग्य बनाया था। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि इस भूमि पर किस युग का आरंभ किया था? युग का आरंभ पूछा जाए तो कृषि युग का, और वैसे पूछ लिया जाए तो क्या बनाया था इन्होंने? कृषि योग्य बनाया था। भाई यो कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब अगला बता दिया था हमने। बिल्कुल भाई। अब आ जाते हैं भाई महाभारत के युद्ध के ऊपर। तो महाभारत का जो युद्ध है फटाफट से बताइए आप मेरे को कमेंट करके। इतने बच्चे बैठे हैं कि भाई राइट आंसर क्या आएगा? महाभारत का जो युद्ध है या महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया था? कड़ा लड़ा गया था रे। महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। कहां लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर। कहां लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर। और इस कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा पेपर में पूछी जाती है। इस कुरुक्षेत्र की क्या पूछा जाता है? पौराणिक सीमा। जे तारतन्नु पूछ ले कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा कितनी है, तो तामे के बताओगे रे? 48 कोस। क्या बताओगे भाई? 48 कोस। कुरुक्षेत्र की जो सीमा है वो कितनी है? 48 कोस। भाई महाभारत के अनुसार क्या माना जाता है? महाभारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र जो तीर्थ है इसके चारों कोनों पर 4 यक्ष विराजमान है। और उन 4 यक्षों के जो अंदर की जगह या स्थान है उसी को क्या कहा गया? उसी को इसकी पौराणिक सीमा कहा गया। और जो कितनी है भाई? 48 कोस हैं। कितनी है भाई? 48 कोस। तो ये युद्ध कड़ा लड़ा गया कुरुक्षेत्र पे। और यहीं से तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाभारत के साक्ष्यों पर प्रकाश डालने वाला कौन था? तो भाई महाभारत के साक्ष्यों पर प्रकाश डालने वाला कौन था रे? महाभारत के साक्ष्यों पर प्रकाश डालने वाला कौन था भाई? तो वो था मेरे भाई बीबीलाल।
कौन हुआ करता था? बीबी लाल। और बीबी लाल क्या था भाई? बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी रह चुका है। और इसी बीबीलाल ने क्या किया अपने पूरे जीवन में? इन्होंने महाभारत और रामायण इन यानी धार्मिक स्थलों के ऊपर ही इन्होंने प्रकाश डाला है, यानी सरस्वती के ऊपर भी हम मान सकते हैं कि प्रकाश डाला है। और जो भाई अयोध्या में जो राम मंदिर है, अजय तारता पूछ ले कि अयोध्या का राम मंदिर है, उसका बनने के पीछे सबसे बढ़िया रोल है, सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है? तो मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण रोल है इसका भाई, किसका? बीबीलाल का। किसका मेरे भाई? बीबीलाल का। तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, और कब से कब तक लड़ा गया? तो कब से कब तक मानती है एचएसएससी? 950 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व, ठीक है, ये माना जाती हुई है। बीबीलाल ने 838 बताया है, और बाकी ने अपने अपने हिसाब से बताया है। लेकिन जो एचएसएससी मानना है मेरे भाई, एचएसएससी के मानना है 950 से 900 ईसा पूर्व। महाभारत का युद्ध ये लड़ा गया, कड़ा लड़ा गया कुरुक्षेत्र में। और किन किन के बीच में? किन किन के बीच में? कौरव और पांडवों के बीच में। किन किन के बीच में? कौरव व पांडवों के बीच में। अरे भाई जित्या कौन? जित्या कौन था? फटाफट बताओ। जित्या था भाई पांडव। कौन जीते थे भाई? पांडव जीते थे। कौन जीते थे? पांडव। और ये भी पूछा जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान कहां कहां गए थे? तो भाई मुख्य रूप से ये भी पूछा जा सकता तरपे, तो एक राइट आंसर आ जाएगा डोसी की पहाड़ी, जो सवेरे न पर्सन आ रहा था ना, और ये गए थे मेरे भाई। ठीक है भाई, तो ये पांडव थे भाई, इन्होंने युद्ध को जीता। और ये क्या कहलाया भाई? ये महाभारत का युद्ध, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया मेरे भाई धर्म युद्ध। इसको क्या कहा गया? धर्म युद्ध कहा गया, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो पांडव थे वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, और जो कौरव थे वो अधर्म के लिए लड़ रहे थे। तो दोनों के बीच लड़ाई हुई, और जीते कौन भाई? पांडव जीत गए। कौन जीत गए मेरे भाई? पांडव जीत गए। तो इसीलिए क्या मानते हैं? इसको धर्म युद्ध माना जाता है। और ये धर्म युद्ध, और इसीलिए कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। इसी कुरुक्षेत्र को नीति न्याय क्षेत्र भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? नीति न्याय क्षेत्र। ठीक है, अब समझ गए वो क्यों कहा जाता है? नीति का मतलब यहां पर हो गया प्रकृति के द्वारा, न्याय मतलब दिया गया, और अक्षेत्र मतलब एरिया, ऐसा एरिया जिसमें नीति के द्वारा न्याय दिया गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नीति न्याय का क्षेत्र। और ये कड़ा है भाई कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, और इसके अतिरिक्त तुमने बता दूं भाई कौन जीता? कौरव व पांडव में से पांडव जीतते थे भाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां से क्वेश्चन बनता है, अभी ये भी पूछ सकते हैं भाई, युद्ध को बिल्कुल पहले युद्ध स्टार्ट ना हो, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या सुझाव दिया था दुर्योधन को, युधिष्ठिर को, कि भाई तुम है ना 5 गांव मांग लो दुर्योधन से, अगर बात बन जाए तो एक आखिरी पहल करके देख लो। तो 5 गांव मांगे थे भाई युधिष्ठिर ने दुर्योधन तय। बट यो भाई वही बात है, ये जो दुर्योधन था, दुर्योधन अहंकार से भरपूर था, और इसने क्या कहा भाई 1 फुट्टी जगह भी कौन दूं, 1 फुट्टी कोड़ी कौन दूं, कहने का मतलब ये है। तो फिर जाके भाई ये युद्ध होया था भाई। और वो पूछ सकते हैं कौन से 5 गांव मांगे गए थे भाई? बिल्कुल भाई, कौन से 5 गांव मांगे गए थे वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें हरियाणा के पूछे जाया करे, खासकर सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ। सोनप्रस्थ हो गया सोनीपत, पानप्रस्थ या पांडुप्रस्थ हो गया, आप आओगे सर, ठीक है, सोनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ हो गया, पानीपत हो गया, और इसके अतिरिक्त बागपत, और इसके अतिरिक्त तिलपत भाई। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे 5 गांव मांगे गए थे, एक इंद्रप्रस्थ हो गया, तो वो आपको बता दिए सारे के सारे, जिसमें तो सोनीपत, पानीपत और तिलपत है, ये 3 हरियाणा से थे भाई। कहां से थे? ये हरियाणा से थे। तो भाई वो कड़ा लड़ा गया कुरुक्षेत्र में। बाकी भाई अभी रीजनिंग वाले सर आएंगे, पहले वो आपको करवाएंगे, फिर हम आगे देखेंगे भाई। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? हो गया पेपर सबका? पूरा हो गया? ले भाई फिर आगे रीजनिंग वाले फिर से। ठीक है, 15 क्वेश्चन फिर से आ गए, और पहले कहा था कि क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे भाई, तुम्हारे पास इतने ही आने वाले थे। तो भाई देखो, माने नहीं थे तुम, अब क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ाया हुआ सारा आ गया, सब कुछ आ गया, और फिर भी तुम नहीं माने। चलो भाई देखो भाई, जल्दी से एक बार इस सेशन को शेयर और लाइक करो भाई, शेयर करो यार भाई, शेयर करो जल्दी से। क्वेश्चन करवाएंगे सारे के सारे, 15 के 15 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जल्दी से पहले सेशन को शेयर करो यार,
शेयर करना बनता है, एक बार शेयर करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर डालेंगे भाई। अब यहां देखो पहला क्वेश्चन एक मैं लिखता हूं कि हमारे पास क्या था, एक हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें क्या था कि 12 का संबंध 72 से था, वैसे ही 6 का संबंध किससे होगा भाई हमारे पास। ठीक है, 12 का अगर कंसेप्ट 72 से है तो 6 का कंसेप्ट किससे होगा, हमें यहां पर ये बताना था प्यारे बच्चों। तो देखो इसमें ऑप्शन देखो भाई, पहले ऑप्शन थे भाई हमारे पास 64, 46, 28, 18 ये थे भाई। अब देखो पहली बार ना बच्चों के दिमाग में सीधी एक बात जाती है कि सर 12 6 के 72 हो गया, 6 को चौका 36 हो गया, 36 तो ऑप्शन में नहीं है ना प्यारे बच्चों, बात ये आती है 36 तो ऑप्शन में था नहीं हमारे पास, तो इसका बनाने का फायदा नहीं था, यानी कि 6 से गुना करने का फायदा नहीं था। बट बात ये आती है बच्चों कि 12 की गुना 6 से करने पे 72 तो बनेगा, ये हमें पता है, बट 6 की गुना 6 करने से आंसर नहीं आता। तो आपको यह देखना है कि ये गुना 6 से कैसे किया जा सकता है, इसका क्या लॉजिक हो सकता है, अब आपको यह समझना पड़ेगा यहां पर। तो देखो भाई ये जो 12 था, अगर 12 का मैं आधा कर देता हूं, क्या 6 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो इस नंबर का मान लो ये n था, n का हाफ किया तो उसी से ही n को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास बन गया भाई। तो यहां पर भी 6 का आधा करो तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो 6 3 कितना 18, ले भाई हो गया अपना आंसर। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों, समझ गए, तो ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और भाई, देखो भाई हमेशा 4 की 4 शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन ये कॉमन है भाई, हमेशा आया है कि हमारे पास एक ऊपर यहां पर क्या दिए गए हैं, कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उसमें नंबर्स दिए गए हैं भाई 1 2 3 4 5 और 6। मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, क्या बनाना था भाई, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। एक बार शेयर कर दो यार, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो भाई थोड़ा देखो इंग्लिश का नॉलेज होना तो जरूरी है भाई, वो कैब आपको आनी चाहिए, बिना वो कैब के कोई बात आपके पास नहीं होने वाली भाई। ठीक है चलो भाई, अब देखो भाई इसका जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा अपने पास पोडियम। ठीक है, क्या बनेगा, पोडियम, पोडियम सुना होगा ना भाई आपके पास। ठीक है, पोडियम ये वर्ड बनता भाई हमारे पास, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल बनता भाई हमारे पास क्या, पोडियम। जल्दी से यार एक बार बच्चों शेयर करो यार, शेयर करो, क्लास को लाइक करो भाई, शेयर और लाइक करो भाई। तो अब देखो भाई यहां पर जब P की वैल्यू है 4 हो गई, O की वैल्यू क्या हो गई 3, D की वैल्यू 1 हो गई, I की वैल्यू 5 हो गई, U की वैल्यू 2 हो गई और M की वैल्यू क्या हो गई 6। ये मेरा सही उत्तर हो जाता है भाई, ये मेरा सही क्या हो जाता है उत्तर, 4 3 1 5 2 6। इस पेपर सेट के हिसाब से चौथा ऑप्शन हो जाता, इस पेपर सेट के हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, चौथा हो जाता भाई। ठीक है, समझ गए भाई प्यारे बच्चों, क्लियर है चीजें। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराते हैं भाई आपको। देखो एक इसके अंदर और दिया होता है क्वेश्चन, देखो ऐसे, बड़ा M छोटा m फिर छोटा a, इसके साथ रिलेट किया गया था बड़ा A बड़ा M और छोटा m, इस तरीके से भाई हमारे पास। और फिर हमारे पास था बड़ा P छोटा p और फिर था छोटा r, बस इसको रिलेट करना था यार। देखो कितना आसान है, ये सबसे बड़ा लेटर, ये जो छोटे वाला लेटर था ये यहां पर आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा r। ठीक है, फिर बड़ा आपके पास क्या लेना है भाई p, फिर क्या लेना है छोटा p, बात ही खत्म भाई, बन गया अपने पास। ठीक है, आंसर आ जाता भाई अपने पास। ठीक है, बड़ा r फिर बड़ा p फिर छोटा p, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बन जाता हमारे इस पेपर सेट के हिसाब से भाई। एक बार सेशन को यार शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, मैं फिर फटाफट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, यहां पर फटाफट क्वेश्चन करवाएंगे। देखो अगला हमें निकालना था क्या भाई, ओड वन, यानी कि जो सबसे भिन्न है, सबसे क्या है भिन्न। तो देखो भाई हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर बड़ई, मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा भाई, बड़ई था भाई हमारे पास। ठीक है, बड़ई। ठीक है, उसके साथ हमारे पास क्या था आरा, यानी कि जो काटा जाता है इसका क्या हो गया भाई, ये जिससे काटता है भाई आपके पास, काम करता है जिस पर भी। ठीक है, एक ऑप्शन था क्या भाई हमारे पास संगीतकार। ठीक है, क्या था संगीतकार, और उसके साथ क्या था भाई हमारे पास गाना। ठीक है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा आंसर क्या होना चाहिए। फिर था किसान। ठीक है, उसके साथ क्या था भाई हमारे पास हल। ठीक है, और उसके बाद था हमारे पास श्रमिक और था फाफड़ा। देखो सिंपल सी बात है, ये और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इनमें क्या है कि बड़ाई आरे से काटता है भाई, किसान हल से खेत जोतता है, श्रमिक जो है फाफड़े से काम करता है भाई, बट संगीतकार गाना गाता है भाई। हाँ, इसकी जगह होता है ना माइक वगैरह, तो ये इसके साथ मैच कर जाता है, बट ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, ये इसके क्या हो गया सबसे अलग हो गया भाई हमारे पास। समझ गए चीजों को। ठीक है, ये आपके पास ओड वन एक क्वेश्चन आया होता भाई। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए भाई हमारे पास। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे जो सेट है उसके हिसाब से हो गए भाई। आगे देखो भाई प्यारे बच्चों, आगे देखो, आगे देखो हमारे पास क्या थे कुछ इस तरीके से, 42 और 4 48 6। ठीक है, 625 और 5 और 108 और हमारे पास क्या था 9 था भाई। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे भाई हमारे पास। अब इसमें क्या निकालना था भाई, सबसे जो अलग है वो हमें निकालना था, जो क्या था सबसे अलग। तो यार एक बार शेयर कर दो यार, एक बार शेयर करो यार, जल्दी से शेयर और लाइक होने चाहिए यार बच्चों, शेयर और लाइक करो यार। आपके साथ हम जुड़े हुए हैं कल से अब तक। ठीक है, कल से अब तक जुड़े हुए हैं, तो आपका बनता है भाई एक बार लाइक और शेयर करना भाई। अब इसमें सबसे भिन्न निकाला, देखो भाई सिंपल सा इसका लॉजिक क्या था,
ये देखो 6 को मल्टीप्लाई करने पे मतलब 6 के किसी पहाड़े पर मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 48 बन जाता है भाई, ठीक है। 5 की गुना अगर हम किसे करते हैं 105 से, ठीक है, तो आपके पास नहीं 5 की गुना 105 से नहीं 125 से करते हैं तो भाई 625 बन जाएगा, ये भी हमारे पास बन गया, ठीक है। 9 की गुना किससे करेंगे भाई हमारे पास 12 से तो 108 बन जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, इसका मल्टीपल है भाई हमारे पास, ठीक है, गुणनफल है भाई हमारे पास यहाँ पर। बट 4 और 42, 4 को किसी से भी गुणा करो कभी 42 नहीं बना सकते, यानी कि इसके पहाड़े में नहीं आएगा भाई आपके पास, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे अलग हो जाएगा भाई बच्चों। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा बच्चों, एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, एक सिलोग का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। सिलोग का क्वेश्चन है, क्या कहता है 3 खतन है, क्या कहता है सभी चूहे क्या है, बिल्लियां है भाई, सभी चूहे यानी कि रैट क्या है भाई हमारे पास, कैट यानी कि बिल्लियां है भाई। ऑल लॉइंस आर कैट, सारे लॉइंस भी क्या है, कैट है। मैं इसको थोड़ा सा सही बना लेता हूं भाई, थोड़ा सा सही बना लेता हूं भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या थे भाई हमारे पास, सारे के सारे जो रैट थे वो क्या थे भाई, कैट थे, ठीक है। सारे लोइन भी क्या है भाई हमारे पास, कैट है भाई, सारे लोइन भी क्या है भाई हमारे पास, कैट है। और सारे डियर क्या है, लोइन है, यानी कि डियर आएगा इसके अंदर भाई, ठीक है। डायग्राम बहुत सोच समझ के बनाना था, डायग्राम बहुत सोच समझ के बनाना था, नहीं तो दिक्कत हो जाती भाई। अब कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पूछ रहे, पहला सभी हिरण बिल्लियां हैं, सभी हिरण यानी कि सारे के सारे जो डियर्स हैं वो क्या है, कैट। अरे एक चीज बताओ, डियर लोइन में, लोइन कैट के अंदर, तो डियर भी कैट के अंदर आ गया भाई, यानी कि सभी आपके पास जो हिरण हो गए क्या हो गए, बिल्लियां। पहला सही था भाई। दूसरा कुछ हिरण चूहे हैं, कुछ हिरण क्या है भाई आपके पास, चूहे। सम डियर आर रेड, देखो भाई डियर और रेड में कोई हमें सीधा सीधा कुछ नहीं पता चल रहा भाई, तो हम बता भी नहीं सकते। दूसरा गलत करो भाई, सम होता तो इसके साथ जुड़ा होता भाई। तीसरा सम कैट आर डियर, कुछ कैट क्या है, डियर। अब एक चीज बताओ भाई, जब सारे डियर कैट में है यानी कि सारे के सारे जो आपके पास हिरण है वो किसमें, बिल्लियों में, तो बिल्लियों का कुछ हिस्सा तो डियर में आएगा ही आएगा, ठीक है। मान लो कि अब आप जब ये कहते हो ये डियर है और ये क्या है, कैट, तो जब ये पूरा इसके अंदर है तो इसका कुछ हिस्सा तो इसके अंदर आता ही है, तो तीसरा भी क्या है, सही है। तो पहला और तीसरा अनुसरण करता है, यानी कि हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बनता है इस पेपर के हिसाब से। बहुत बढ़िया बच्चों, एक बार शेयर और करो भाई, एक बार शेयर और मारो, लाइक करो भाई, शेयर मारो, लाइक करो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं इतने में आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब देखो भाई एक सीरीज के क्वेश्चन देता हूं भाई मैं, 2 बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन थे फिर से हमारे पास, ठीक है। पिछली जो आपके पास पहली शिफ्ट के अंदर एक सीरीज का क्वेश्चन था ना, इतना खतरनाक क्वेश्चन था भाई, सोच नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया था कि इतनी बढ़िया आपके पास सीरीज दी गई थी। अब इसमें देखो भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो भाई क्या है, 0 2 6, समझना बहुत ही जरूरी था कि किस तरीके से बनाया गया है भाई। अभी मैं आपको जब बताऊंगा ना तो आप सोचोगे अच्छा सर ये थी सीरीज। कितनों ने सोल्व किए जरा जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, कितनों ने ये सीरीज सोल्व करी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, कितनों ने ये सीरीज सोल्व की है और उनका क्या क्या आंसर आया है भाई यहां पर, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बच्चों जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से क्या क्या आंसर लगाए हैं, किसी ने आंसर लगाएगा इसका, देखो भाई बताता हूं इसको क्या आंसर था भाई। देखो जब आप इन नंबर्स को देखोगे ना थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या ये नंबर आपके स्क्वायर या क्यूब के आसपास है। देखो दोनों मैं बताता हूं 4 की 4 शिफ्ट में जो सीरीज आई है ना उनमें कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब का यूज हुआ है भाई। अब देखो भाई जैसे ये 90 है भाई, ये क्या है 9 के स्क्वायर में 9 प्लस है, और ये 72 क्या है, ये 9 के स्क्वायर में -9 है भाई आपके पास, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81, 81 माइनस 9 करोगे तो 72 आता है, प्लस 9 करोगे तो कितना आ जाता है भाई 90 आ जाता है। ये रहा भाई हमारे पास दोनों चीजें, ठीक है। अब यहां सोचने वाली बात आती है, ठीक है, कि यहां क्या आएगा भाई। अब देखो ये जो 42 है क्या है 42, तो 42 अगर सोचा जाए, ठीक है, अगर सोचा जाए तो आप क्या कहोगे भाई, आप कहोगे 7 का स्क्वायर -7 यानी कि 49 -7 कर दो भाई 42, और फिर इसके हिसाब से यहां पर क्या बनना चाहिए 7 का स्क्वायर +7, 49 + 7 करना चाहिए, क्या बन जाएगा भाई 56, ठीक है। एक बार के लिए चलो मैं एक बार सोच के चल रहा हूं कि 7 का स्क्वायर -7 और 7 का स्क्वायर +7, तो क्या यहां पर देखो ये 9 हुआ फिर 7 हुआ, तो इस हिसाब से यहां पे 5 चलना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर -5 20 हो गया, और 5 का स्क्वायर +5 हो गया 30, बिल्कुल सही है ये भी। ये 5 है तो यहां 3 चलना चाहिए, 3 का स्क्वायर -3 6 हो गया, और यहां आएगा 3 का स्क्वायर +3 यानी कि 9 + 3 कितना हो गया 12, और यहां पर आ गया कितना भाई 56। ये आगे भी फॉलो कर रहा है, देखो भाई अब 3 हो गया तो पीछे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर -1 0 हो गया, 1 का स्क्वायर +1 हो गया 2 हो गया भाई, तो ले भाई आंसर आ गया 12 और 56। बहुत बढ़िया सोल्व किया हुआ है कुछ लोगों ने हमारे पास, नीलम जी ने और गीता अग्रवाल जी ने, 12 और 56, बहुत बढ़िया भाई। जिन्होंने क्वेश्चन सोल्व किया है मतलब कुछ था उनके अंदर, ठीक है, कुछ था उनके अंदर तभी सोल्व हुआ है भैया आपके पास, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक सीरीज का एक और क्वेश्चन लेता हूं भाई। यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एक और सीरीज का था भाई हमारे पास। क्या था भाई? 35 था, ठीक है, 46 था, उसके बाद 59 था, फिर यहां पर x था जो हमें पता नहीं था, फिर 91 था, फिर 110 था, फिर 131 था भाई। ये हमारे पास क्या थे? आपके पास सीरीज थी भाई। अब हमें यहां x की जगह वैल्यू निकालनी थी भाई, x की जगह यहां पर वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखो बच्चों, समझना था यहां पर ये किया क्या हुआ है भाई इसके अंदर। ठीक है, समझना था, थोड़ा सा समझ लेते हैं, आंसर आ जाता भाई। देखो 131 जो है, आपको क्या लगता है किसके पास है भाई? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है, उसमें प्लस 10 किया तो 131 बन गया, नहीं बन गया भाई? यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हो आप? 10 कर सकते हो। इसका लॉजिक अगर आप लगाना चाहो। फिर ये देखो 110, क्या 10 का स्क्वायर प्लस 10 है या नहीं है भाई? बिल्कुल है। 91 क्या है भाई हमारे पास? 9 का स्क्वायर प्लस 10 है या नहीं है भाई? 81 प्लस 10 91। ये 59 है भाई अपने पास। क्या 7 का स्क्वायर प्लस आपके पास 10 है या नहीं है भाई? ये 46। 6 का स्क्वायर प्लस 10 है या नहीं है भाई? और 35। 5 का स्क्वायर प्लस 10 है नहीं? 5 6 7 9 10 और 11, यानी कि बीच में क्या रह गया? 6 का स्क्वायर प्लस 10 रह गया भाई। 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 10 कितना हो गया भाई हमारे पास? 46। क्या हो गया भाई प्यारे बच्चों? 46 हो गया आंसर। समझे या नहीं समझे? एक बार लाइक और शेयर कर दो यार, फिर से लाइक और शेयर कर दो भाई, लाइक और शेयर कर दो। 46 हमारे पास क्या होता है इसका? एक मिनट रुको भाई, क्या कर दिया? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इसके अंदर। एक मिनट रुकना भाई। अच्छा सॉरी, 6 कहां से ले आए हम? 6 कहां से ले आए? 6 नहीं लेके आना, 6 नहीं लेके आना। मैं भी कहूं यार ये क्या हुआ, ऑप्शन नहीं आ रहा। और लॉजिक सही है। अरे 8 का स्क्वायर प्लस क्या करना है? 10 करना है भाई। तो 64 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 74, 74 हो जाएगा। 74 ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब भाई देखो, जो जलने वाले हैं ना, वो ये मत देखना कि भाई सर ने तो यहां पर 6 लिख दिया, क्या बात कर रहे हैं सर, 6 तो यहां पे था। अरे वो जल्दबाजी में हो जाता है, सॉल्यूशन देना बच्चों को जल्दी से जल्दी हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना कि लॉजिक सही था, वो हमने नंबर पढ़ने में गलती कर दी। ये कोई गलतियां नहीं होती, ठीक है ना? बच्चे भी समझते हैं इस चीज को, तो ध्यान रखना इन चीजों का भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया होता। क्या कहता है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठते हैं, 5 लड़के। ठीक है, 5, 1 2 3 4 5, मान लो 5 बैठे हैं। तो मैं इसमें से ना आपको बस मेन लाइन पढ़ के बताता हूं कि कैसे सोल्व करना था भाई। सबसे पहले ये आता कि मोहन पंक्ति के मध्य में बैठता है भाई। तो यहां कौन आ जाता भाई अपने पास? मोहन आ जाता मध्य में। ठीक है, उसके बाद था कि अनिल जो है दाईं ओर अंत में बैठता है। अनिल दाईं ओर, यहां पर ये आ गया भाई अपने पास कौन? अनिल आ गया भाई। कौन आ गया भाई हमारे पास? अनिल आ गया भाई दाईं ओर। ठीक है, ये बात समझ गए थे? उसके बाद क्या कहता था कि जो आपके पास कौन है? रवि जो है वो मोहन के पास बैठता है। रवि किसके पास बैठता है भाई? मोहन के पास बैठता है। बट रवि किसके पास नहीं बैठता? अनिल के पास नहीं बैठता और सुरेश के पास नहीं बैठता भाई। ठीक है, जो आपके पास कौन था? जो रवि था वो मोहन के पास है बट अनिल के पास नहीं है। तो यहां पर कौन आ जाता भाई अपने पास? रवि आ जाता। और ना ही रवि किसके पास था भाई? अनिल के पास था। और ना ही किसके पास था? सुरेश के पास। तो यहां क्या आ जाता भाई अपने पास? सुरेश आ जाता। और आखिरी जो बंदा रह गया था वो कौन रह गया था भाई? अनुभव हमारे पास रह गया था भाई। तो यहां आ जाता भाई कौन? अनुभव आ जाता। तो बस फिर बात ही खत्म, बन गया भाई अपने पास। तो हमें बताना है अनुभव के निकटतम। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुको। इसमें हमने क्या कर दिया? एक मिनट रुको। जो रवि है वो, एक मिनट रुको, यहां पर था कि मोहन पंक्ति के मध्य में बैठा है। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। अनिल दाईं ओर अंत में बैठा है, ये भी बात सही हो गया भाई। अनिल दाईं ओर बैठा है। अच्छा एक रुको भाई, एक चीज रुको भाई। मोहन के पास कौन बैठा था? रवि बैठा था। हमने लास्ट में क्यों बिठाया? यहां पर रवि आ गया। और रवि के पास कौन नहीं बैठ सकता? सुरेश नहीं बैठ सकता। तो यहां कौन आता भाई? सुरेश आता। और यहां पर कौन आ जाता भाई? अनुभव आ जाता। कौन आ जाता भाई? अनुभव। तो हमें बस यही बताना था कि अनुभव के निकटतम कौन बैठा है भाई हमारे पास? तो कौन बैठा है भाई? रवि बैठा है। कौन बैठा है? रवि बैठा है भाई। तो दूसरा ऑप्शन इसके हिसाब से क्या हो जाता? सही हो जाता भाई। ठीक है, ये बन जाता भाई अपना क्वेश्चन। सही है, बिल्कुल सही है भाई। रवि इसका आंसर आना था। चलो भाई, चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन यहां पर देखो। एक क्वेश्चन फिर से वही कि हमारे पास एक ऊपर वर्ड दिया गया पहले से, कौन सा? सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। तो नीचे कुछ वर्ड्स और दे रहे हैं भाई, ERASE। ठीक है, ERASE हमारे पास है। दूसरा है भाई हमारे पास PARADE। ओके, उसके बाद हमारे पास TREE और S। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास
TEAR और S। तो क्या पूछता है इसमें से हमारे पास, फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। हमें वो बताना है जो वर्ड यहां पर नहीं बनाया जा सकता, जो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, क्या भाई बनाना, जो नहीं बन सकता था। तो भाई ये नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई हमारे पास D, और ऊपर कहीं पर भी हमारे पास क्या नहीं यूज हो रहा, D यूज नहीं हो रहा भाई, D यूज नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई बच्चों। चलो भाई, चलो एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई, लाइक और शेयर कर दो। देखो 90 वॉचिंग है, लाइक हमारे पास आते हैं, लाइक करो भाई, ठीक है, लाइक करो। अगला क्वेश्चन भाई देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पर क्या कहता था कि एक बस थी भाई, ठीक है, क्या थी, एक बस थी जो कहीं से चली, और उसमें जो महिलाएं थी, और जो क्या थी, जो महिलाएं थी वो पुरुषों से क्या थी भाई हमारे पास, 2 गुना थी भाई। महिलाओं की जो संख्या थी पुरुषों की 2 गुना थी। मतलब अगर ए से चली तो मान लो कि मैन अगर एक्स होते तो वुमेन कितनी होती है भाई, डबल हो जाती है भाई उसके अंदर, ठीक है। अगले स्टेशन पर बी पर क्या हुआ, 7 महिलाएं उतर गई। 7 महिलाएं मतलब कौन भाई, ये वुमन 7 उतर गई भाई हमारे पास। और पुरुष क्या हो गए भाई, बस में कितने सवार हो गए भाई हमारे पास, 11 पुरुष सवार हो गए भाई। तो क्या कहता है, पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है, इनकी संख्या क्या हो जाती है भाई, बराबर। तो बस फिर कुछ नहीं करना, ये 2x है, यहां से x माइनस हो जाएगा, और यहां 7 यहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारे पास, ये 7 लिखना भाई, 11 और 7 18 हो जाएगा भाई। यानी कि जो x की वैल्यू थी, जो हमने mn की मानी थी, वो कितनी थी भाई 18, यानी कि मैन हो गए 18, और वुमेन इसकी डबल थी, कितनी थी भाई 36 थी। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बच्चों कि हमें ये बताओ कि स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर एंटर किए थे बस में। तो भाई 18 मैन थे, 36 वुमेन थी, कितना हो गया भाई 54 हो गया भाई, 54 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बन जाता हमारे पास, दूसरा बन जाता भाई। ऑप्शन नंबर क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, दूसरा बन जाता। ठीक है भाई, समझ आ गए क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, एक हमारे पास फिर से सुबह वाली शिफ्ट जैसा ही क्वेश्चन आया भाई। सुबह भी ऐसा ही क्वेश्चन था, ऊपर कुछ लेटर दिए गए हैं भाई, सॉरी ऊपर नंबर्स हैं भाई हमारे पास, और नीचे क्या है उनके कोड्स हैं भाई। पिछली शिफ्ट में क्या था, ऊपर लेटर थे नीचे नंबर थे, इस वाले में ऊपर नंबर नीचे लेटर है, बस बाकी कोई फर्क नहीं है। तो नंबर है 3, 7, 2, 8, 6 और 5, और नीचे लेटर दिए गए भाई अपने पास क्या, KEF YP और L। लो भाई, तो बस फिर अब हमें क्या करना था भाई, हमें 8, 6, 3 और 7 का कोड बनाना था भाई। 8, 6, 3, 7, 8 का क्या है Y, 6 का क्या है भाई P, ठीक है, 3 का क्या है भाई K, और 7 का क्या है E। लो भाई YPKE, बस आंसर आ जाता भाई, खत्म, क्वेश्चन हो गया सोल्व भाई। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सोल्व। जल्दी से एक बार यार लाइक और शेयर करो यार, आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे भाई आज। ठीक है, आज वो प्यार आपसे मिल नहीं रहा जो हमें कल मिला था भाई। ठीक है, लाइक और शेयर करो एक बार जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास क्या कहता है कि अगर एक कूट भाषा में यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया कि ट्रेन को, TRAIN ट्रेन को क्या लिखा जाता है बच्चों, SQZH और M। तो भाई ये बताना है हमें कि डेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना प्यारा लॉजिक है। T से S बनाया है, एक माइनस पिछला लेटर ले लिया भाई, R से Q पिछला लेटर, A से Z भी पिछला लेटर। ये मत कहना सर बहुत आगे चले गए, नहीं, एक पीछे चले गए। I से H भी क्या चले गए, एक पीछे चले गए। N से M भी क्या चले गए, एक पीछे, सारे एक पीछे कर दिया, यानी कि पिछले वाला लेटर हमें ले लेना है, पिछले वाला लेटर। तो D से पहले C आता है, A से पहले Z आता है, T से पहले S आता है, और E से पहले D आता है। तो CZSD आंसर होता है भाई। ठीक है, CZSD, ठीक है, पहला ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास इस सेट के अंदर था, तो बन जाता भाई हमारे पास। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए भाई हमारे पास। रुको रुको रुको, एक क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन इसमें क्या था, हाँ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं कि आप एक देश के वित्त मंत्री हैं भाई। आप एक देश के क्या है, वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है किसी कंट्री के। देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है भाई, इकोनॉमी जो क्राइसिस आए हुए भाई हमारे पास। तो आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे, आप कौन सा कदम उठाएंगे भाई, ये हमें बताना है भाई। तो पहला, ट्राई टू बोरो मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज, आप अन्य देशों से धन उधार लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से धन लेने का प्रयत्न करेंगे भाई। ठीक है, तीसरा है, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करेंगे, लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर मोड़ेंगे। देखो भाई, सबसे बढ़िया काम तो ये रहेगा, देखो अगर आप इसी चीज पर रहोगे कि भाई हर बार हमारे पास मंदी आएगी, हम भाई दूसरों का दरवाजा खटखटाएंगे, उनसे भीख लेंगे भाई, नहीं यार, ये कोई रास्ता थोड़ा ना। रास्ता ये होगा कि हम बेहतर अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने वाली क्या करेंगे, नीतियों को लागू करेंगे, तभी तो बात बनने वाली है बच्चों। ऐसा थोड़ा ना होगा कि हर बार भाई हमारे पास मंदी आई, हम दूसरों के पास हम भीख मांगने जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन इसमें जो रहेंगे 4 ऑप्शन में से, वो यही रहेगा कि हम क्या करेंगे, नई नीतियों को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाए, फायदा हो जाए भाई। समझ गए नहीं समझ गए भाई? ठीक है,
चलो भाई, तो इसी के साथ जो आपका रीजनिंग का जो पेपर होता है वो क्या हो जाता है भाई, सोल्व हो जाता है। कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं ना? नहीं रहा, नहीं रहा ना भाई, कोई क्वेश्चन नहीं रहा भाई हमारे पास, क्वेश्चन सारे सोल्व हो गए हैं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया भाई, एक क्वेश्चन रह गया ब्लड रिलेशन का। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का रह गया, तो क्या कहता है कि एक हमारे पास क्या है, लड़की की तरफ, ठीक है, इशारा करते हुए अंकित ने क्या कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है भाई। ठीक है, मेरे माँ के पोते की पत्नी, यानी कि रवि। ठीक है, रवि की कौन भाई, माँ। ठीक है, इसका पोता यानी कि रवि का बेटा मान लो भाई। ठीक है, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचता ना इसमें। उसकी क्या है भाई, पत्नी है भाई, उसकी क्या है भाई, पत्नी, यानी कि रवि के बेटे की क्या हो गई भाई हमारे पास, पत्नी हो गई भाई। तो क्या पूछता है भाई कि अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, तो अंकित उसका क्या लगेगा भाई, ये अंकित है भाई हमारे पास, रवि नहीं था, ये कौन था, अंकित। तो अंकित क्या लगेगा भाई, इसका ससुर लगेगा भाई, लड़की का ससुर होगा भाई हमारे पास। तो पहला ऑप्शन हमारे इस पेपर के हिसाब से ससुर हो जाता है, यानी कि फादर इन लॉ हो जाता। लो भाई, 15 के 15 क्वेश्चन हो गए सोल्व, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, अब जल्दी से यहां पर सेशन को लाइक और शेयर करो भाई। अब आपके सामने आएंगे प्रियंका मैम, कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए भाई, प्रियंका मैम को बुला लेते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कंप्यूटर के 4 ही क्वेश्चन हैं। तो पूरे जितने भी CET के शिफ्ट्स हुए हैं सब में कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा के पूछे गए हैं। एक तो बड़ा आसान क्वेश्चन है पहला कि भाई GUI की फुल फॉर्म क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन। तो GUI की फुल फॉर्म हो जाती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये हो गई फुल फॉर्म आपकी GUI की। और जहाँ पर ग्राफिक्स हो, जहाँ पिक्चर्स हो, वो सारी चीज़ों को GUI कंसिडर किया जाता है। और GUI के एग्जाम्पल्स होते हैं आपकी विंडोज़, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ हैं जिनमें ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब एग्जाम्पल हैं GUI के। ठीक है, तो भाई आपका क्वेश्चन था GUI की फुल फॉर्म, जो हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल कीबोर्ड्स और ऑनलाइन कीबोर्ड्स आर कॉमनली प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स बिकॉज। देखिए, वर्चुअल कीबोर्ड्स और ऑनलाइन कीबोर्ड्स में कॉमनली प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स क्यों होती हैं भाई वर्चुअल कीबोर्ड में? क्योंकि दे अलो यूजर्स टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली। भाई वर्चुअल कीबोर्ड का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वर्चुअल कीबोर्ड मतलब इनबिल्ट जो कीबोर्ड आता है कंप्यूटर के अंदर, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि जैसे की लॉगर्स एक टर्म है, मालवेयर में आती है, वायरस में, जो भी हम कीबोर्ड पे कीज प्रेस करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है। सपोज अगर हम साइबर कैफ़े में बैठे हैं किसी, और वहाँ पर मैं अपना नेट बैंकिंग चलाने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने कीबोर्ड पर टाइप कर दिए कुछ कीज़, उससे क्या होगा कि वो रिकॉर्ड हो गई। तो कल को कोई भी मेरा अकाउंट एक्सेस कर सकता है क्योंकि मेरी पासवर्ड और आईडी इस्तेमाल की जा सकती है, वो रिकॉर्ड हो गई है इसीलिए। तो वर्चुअल कीबोर्ड जो होते हैं वो इनबिल्ट कीबोर्ड्स होते हैं जो पीसी के अंदर आते हैं। तो उनका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि कोई चीज़ रिकॉर्ड ना हो पाए, ताकि हमें चीज़ें सिक्योर मिल सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है सेकेंड ऑप्शन, जो है दे अलो यूज़र टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। उन सॉफ्टवेयर के नाम बताने हैं जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऑप्शंस दे रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटीज। इसका करेक्ट आंसर तो है भाई सिस्टम यूटिलिटीज। अब
सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होते हैं? वैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में मेनली दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और भी टाइप्स होते हैं जिनको हम अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंसिडर करते हैं। जैसे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर डब्बा है, काम नहीं कर सकता। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें आती है हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर को आती है मशीन लैंग्वेज, तो ट्रांसलेट कैसे करोगे, आपस में बात कैसे करोगे? तो ये सारे एग्जाम्पल्स कंसिडर हो सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करवाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं जिनके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मेरे अगर पीसी में एमएस ऑफिस नहीं है तो क्या मैं पीसी में काम कर सकती हूँ? बिल्कुल काम कर सकती हूँ, लेकिन एमएस ऑफिस रिलेटेड काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो एमएस ऑफिस था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर, कुछ नया अभी वेपरवेयर भी आ रखा है, ठीक है। अभी एक हम क्वेश्चन अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी लेटेस्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी HSSC अब कंप्यूटर में लेटेस्ट चीज़ों को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, वेपरवेयर, ये सारे टाइप आते हैं। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का ढांचा बताता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है कंप्यूटर का, ठीक है, और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जैसे एंटीवायरस हैं, अगर मेरे पीसी में कभी भी किसी वायरस ने अटैक नहीं किया है तो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी, परफॉर्मेंस गिरेगी ही नहीं कभी। तो अगर वायरस ने अटैक किया है तो परफॉर्मेंस गिरेगी, और उस परफॉर्मेंस को कौन बढ़ाएगा? तो एंटीवायरस बढ़ाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे कंसिडर हो सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। जैसे फाइल मैनेजर या फाइल मैनेजिंग टूल्स जो कंप्यूटर का ढांचा बताता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मेंटेन एंड कॉन्फिगर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर की मेंटेनेंस कौन करता है और कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है? तो वो सिस्टम यूटिलिटीज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन है ये बिटकॉइन से यानी क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें पूछा गया है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये टेक्नोलॉजी की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। इसमें बिटकॉइंस जो हैं, बिटकॉइन क्या आपको पता होगा, ये क्रिप्टो करेंसी है। तो जो बिटकॉइन है ये इस्तेमाल करती है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बनाते हैं कि ट्रांजैक्शन के लिए इन्वेंट्री बनाते हैं, ठीक है। इसमें बनाई जाती है इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन के लिए, लेज़र बनाई जाती है। ये चीज़ होती है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ये एक पब्लिक लेज़र है। ये भी डेफिनेशन हम इसकी नोट डाउन करेंगे। इट इज़ अ पब्लिक लेज़र जिससे एवरीवन कैन इंस्पेक्ट, मतलब सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब इसको चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको सिंगल यूज़र इस्तेमाल करेगा या सिर्फ सिंगल यूज़र इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल, मतलब सिंगल यूज़र का कंट्रोल नहीं है इसमें, सिंगल यूज़र का कंट्रोल नहीं है, ये एक पब्लिक लेज़र होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि भाई अ ब्लॉक कैन बी सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा, ये ट्रू है इसके लिए। ईच ब्लॉक हैज सम डेटा कॉल्ड इट्स हेडर विच इज़ विजिबल टू एवरी अदर नोड, ये भी ट्रू है। जो यहाँ पे ट्रू नहीं थी स्टेटमेंट वो ये थी कि इट इज़ पॉसिबल फॉर अ सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस और ऑल्टर डेटा, यानी क्या इसमें एक सिंगल यूज़र ही नेटवर्क में चेंजेस और ऑल्ट्रेशन कर सकता है? क्या एक सिंगल यूज़र ही बदलाव कर सकता है डेटा में? तो नहीं। यही बात हमने यहाँ पर पढ़ी ना कि भाई इसमें सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं कर सकता,
इसमें ये पब्लिक का लेजर है, तो पब्लिक इसको इस्तेमाल करेगी। तो जो स्टेटमेंट इसकी करेक्ट नहीं थी वो थर्ड थी, जो थी इट इज पॉसिबल फॉर अ सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस और ऑल्टर डेटा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के, जो 4 क्वेश्चंस थे। लेवल काफ़ी अच्छा है कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर। और ये जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूछा गया है, ये कुछ एडवांस ही पूछा गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर, जो बेस था आपका बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब आपके मैथ्स के क्वेश्चन करवा देंगे नीरज मेहता सर। हाँ भाई, जिन भी बच्चों का पेपर था एक बार देख लीजिए भाई, मैथ के आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ये वाला 2 वाला, 2 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 2 प्लस में 6 की पावर 2 डैश डैश, और लास्ट में आपको दिया हुआ है 20 की पावर 2। तो आपके पास जब भी आपके पास देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन था, ये क्या क्वेश्चन था, देखो आपके पास सम ऑफ इवन नंबर्स कह सकते हो आप, सम ऑफ इवन नंबर्स, या फिर आप कह सकते हो सम संख्याओं, सम ऑफ इवन, सम ऑफ स्केयर ऑफ, सम ऑफ स्केयर ऑफ, या फिर आप कह सकते हो सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याएं के वर्गों का योग। तो आपके पास ये आपके पास जो कंसेप्ट था, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लेना। ये 2n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में ऊपर जितनी संख्याएं नीचे लिख देंगे, आपके पास 3 संख्याएं हैं। तो आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी थी, n जितना भी है। n आपके पास देखो यहाँ पे जैसे 20 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे 2 इंटू 20 इंटू में 20 प्लस में 1 21 इंटू में आपके पास 20, यहाँ पे देखो 20 20 गुना में 2 40 और 1 41। तो यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाएगा 3, इसके बाद इसको काट दोगे तो आपके पास यहाँ से 3 से कटेगा 7 पे, इसकी गुणा कर दोगे, जो भी आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा, देख लेना। 20 गुणा में 2 40 गुणा में 7 गुणा में 41, तो आपके पास आ गया 40 7 280, 280 गुणा में 41, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। गुणा कर लेना इसकी वही अपने आप। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो, कहता है क्या कि 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का, 100 या 100 से कम वाली उचित भिन्नों का आपको योगफल पूछा है। तो आपके पास देखो 100 या 100 से कम वाली सभी संख्याओं का आपसे योगफल पूछा है। तो आपके पास जो पहली आपके पास भिन्न आएगी वो 1/2 आएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 1 ले लोगे, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए 1 लिख सकते हैं इसको लिखने को। इसी तरीके से आपके पास 3/2, इसी तरीके से आपके पास आगे करोगे 4/2, इसी तरीके से आपके पास जो है आप करोगे करते करते जैसे जैसे लेके जाओगे तो आपके पास लास्ट में आएगा 99/2। अब ये आपको पता है कि 1/2 आपके पास आ चुका है, और ये आपके पास आप इसको लिख सकते हो 1, उसके बाद आप इसको लिख सकते हो 3/2, उसके बाद आपके पास जैसे 4/2 था। तो आपके पास जो ये है ना, धीरे धीरे ये सीक्वेंस चलती जाएगी। ऊपर तो बन जाएगी जैसे 1 था, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको 2/2 लिख सकता हूं। तो आपके पास काट के देखो 1/1 था, काट के आपके पास 1/1 आ जाएगा। लेकिन मैं इसको 2/2 क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ये जो 1/1 करूं या 2/2 करूं, आपके पास सेम ही वैल्यू आने वाली है। लेकिन मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ पे मैंने 4/2 पहले ही लिख दिया, यहाँ पे आपके पास जैसे 2 है, करते करते आपके पास 2.5 आएगा, ऐसे करते करते आपके पास 3 आएगा। तो मैंने क्या किया, इस 1/1 को मैं 2/2 लिख रहा हूं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखो 1 2 3 4 करते करते आपके पास आप कहां पहुंच गए, 99 तक। और नीचे आपके पास नीचे सबके अंश में आपके पास कितना है, 2 है। तो आपके पास नीचे जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा, तो आप यहां पे लिखोगे 1/2। ऊपर देखो 1 से लेकर के 99 अगर मैं संख्याएं जोड़ता हूं तो आपके पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो 1/2 आपके पास यहां पर बाहर आ गया, और n की जो वैल्यू आपके पास वो कितनी आ गई, 99 आ गई। गुणा में n 99 प्लस 1 में कितना आ गया, 100 आ गया, और यहां पे नीचे आपके पास 2 आ गया। तो 1/2 गुणा में 2 आपके पास आ गया 1/4 गुणा में 99 गुणा में 100। तो आपके पास अगर मैं इसको काटूंगा तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 गुणा में 99 करोगे, आपके पास 25 गुणा में 99 होता है आपके पास 2475। तो 2475 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जिसका ठीक है देख लेना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, कहता है 10,000 के निकटतम, 10,000 के नजदीक, नजदीक का मतलब होता है या तो इससे कम हो या फिर इससे ज्यादा। 10,000 के नजदीक आपको कहता है 2 संख्याएं बताइए जो 2 3 4 5 6 7
इन सब से क्या होती हूं, विभाजित होती हूं। दो आपसे पूछता है 10,000 के नजदीक ऐसी संख्याएं बताइए दो जो इन सबसे भाग होती हैं। अगर मैं इन सभी संख्याओं का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। अब जो संख्या 420 से भाग होगी इसका मतलब वो संख्या इनसे भी भाग होगी। अगर मैं बात करूं पहली संख्या की, तो पहली संख्या आपके पास आएगी 420 गुणा में आप 23 करोगे तो आपके पास जो संख्या आएगी 96, सो आपके पास कितनी आएगी, 60 आएगी। और अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो 420 को अगर मैं 24 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास यहां पे 10080 आ जाएगी। तो पहली संख्या आपके पास जो छोटी वाली आएगी वही आएगी और जो बड़ी वाली आएगी वही आएगी। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम एलसीएम होता है, ये जो एलसीएम होता है इसको मैं अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करूंगा तो आपके पास जो भी ये संख्याएं हैं वो आने वाली जो नई संख्या होगी वो इससे भी भाग होगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, सभी से भाग होगी। तो आपके पास जो आंसर है वो कितने आ जाएंगे, 9660 और 1080। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, शाबाश। कहता है अगला क्वेश्चन आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और माइनस में ए बी माइनस में आपके पास बी सी माइनस का सी ए बराबर में कहता है 0 है। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी किसके इक्वल होगा। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी किसके इक्वल होगा। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन है करिए, शाबाश। इसका आंसर आपके पास देखो, इसको अगर मैं जब तक बराबर नहीं मानूंगा ना तब तक मेरे पास आंसर 0 नहीं आ सकता। मतलब कि यहां पर एक ऐसी वैल्यू आएगी जो सामने वाली वैल्यू को काट देगी, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं क्या, जैसे आपने अपनी मर्जी से अनुपात को 1:1:1 मान लिया। जब आप इसको ये मानोगे तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में 1 माइनस में 1 इंटू 1 माइनस के 1 इंटू 1, तभी आपके पास इसका स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 1 होता है, -1 -1 -1 -1। तो आपका सारा कट गया और बराबर किसके आ गया, 0 के। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास तीनों की तीनों वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम हो। 1 सेकेंड होल्ड रखेंगे भाई, 1 मिनट बस। एक सेकेंड भाई, एक मैं बहुत ज़रूरी काम है, 1 मिनट अभी आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई दो मित्र हैं, उन्होंने व्यापार में कुछ पैसे लगाए। एक मित्र था, उसने कितने रुपए लगाए, 30,000। पहले बंदे ने कितने लगाए, 30,000। दूसरे बंदे ने कितने लगाए, 50,000। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष के अंत में उनको कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, 16,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, अब वो क्या करता है, आगे देखो, कहता है लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया। मतलब कि लाभ का जो आधा भाग था ना, 8,000 रुपए, वो उन्होंने क्या करा, आधा आधा बांट लिया। मतलब 4,000 रुपए इसने बांट लिए, 4,000 इसने बांट लिए। कहता है बाकी बचा हुआ जो भाग है, बाकी बचा हुआ 8,000 रुपए भाग है, वो उन्होंने कैसे बांटा, वो उन्होंने इस अनुपात में बांटा जिस हिसाब से उन्होंने पैसे व्यय किए थे। तो जिस हिसाब से उन्होंने खर्चा किया था ए ने और जिस हिसाब से उन्होंने खर्चा किया था दूसरे बी ने। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन दोनों का अनुपात लिया, कितना आ गया, 3:5। तो ये 3x आ गए, 5x आ गया, आपके पास कितना आ गया, 5x। टोटल मिला के 8x आ गया और टोटल मिला के उनके पास जो प्रॉफिट था ये वाला, ये कितना आ गया, 8,000। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1,000। अगर x की वैल्यू आपके पास 1,000 आ गई तो आप यहां पे लिखोगे 3,000 और यहां पर लिखोगे कितना, 5,000। ये आपके पास आ गया। अब कहता है ए के पास 3,000 रुपए तो यहां से आ गए और 4,000 रुपए ए के पास यहां से भी आए थे, दोनों के पास। तो टोटल मिला के ए के पास कितने आ गए, 7,000। अब कहता है बी के पास 5,000 यहां से आए और 4,000 रुपए यहां से आए, तो टोटल मिला के बी के पास कितने हो गए, 9,000। तो बी के पास 9,000 हो गए, ए के पास 7,000 हो गए। आपसे पूछा क्या है, आपसे यही पूछा है कि प्रत्येक को कितना कितना लाभ मिला। तो 7,000 और 9,000 आपके पास दो आंसर आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कहता है ए जो है वो किसी काम को 8 घंटे में कर देता है और बी उसी काम को 6 घंटे में कर देता है। ए किसी काम को 8 घंटे में कर देता है और बी उसी काम को 6 घंटे में कर देता है। इनका एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ गया, 24। 8 × 3 = 24, 6 × 24।
अगर मैं इन दोनों की a प्लस बी की बात करूं तो इन दोनों की क्षमता जो है वो आपके पास कितनी आ गई 7। कहता है पहले ये जितना भी काम करवाते थे, ये मैंने क्या मान लिया w, पहले ये जितना भी काम कराते थे अब उनसे डबल काम करवाना है। कितना काम कराना है? डबल। तो आपके पास जो है कार्य जो हो जाएगा वो आपके पास पहले कितना था 24, तो अब आपके पास कार्य कितना हो जाएगा 2 गुणा में 24, आज यहां पर आपके पास कार्य हो जाएगा 48। तो आपके पास जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 48 बटा में 7, 7 6 42 होता है, 6 सही 6 बटे 7 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए स्क्रीन पर क्या कहता है। कहता है एक रेलगाड़ी है उसको 600 किलोमीटर जाना है। एक रेलगाड़ी है उसको कितने किलोमीटर जाना है? 600 किलोमीटर जाना है। और जो उसकी चाल है वो आपके पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा देता है क्या कि वो हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का विश्राम लेती है। तो आपसे पूछता है कुल कितना समय लगेगा। तो इसमें आपके पास 2 समय लगेंगे, समय 1 प्लस में एक्स्ट्रा टाइम जो वेस्ट हुआ वो आपके पास समय लगेगा। अब समय 1 देखो आपके पास क्या लगेगा, 600 किलोमीटर जाना था 100 की चाल से, तो आपके पास 6 घंटे तो फिक्स हो गए, ये तो लगेंगे ही लगेंगे। अब क्वेश्चन कहता है एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम मतलब वेस्ट टाइम क्या होता है? हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट अगर वो रुकेगी, इसका मतलब 600 किलोमीटर तक जाने तक यहां पे इसके पास 8 स्टॉपेज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8वां जो स्टॉपेज है ना, ये आपके पास आखिरी स्टॉपेज है। इसका मतलब ट्रेन जो रुकेगी इससे पहले यहां पर रुकेगी। तो आपके पास टोटल जो आपको स्टॉपेज लेने हैं वो कितने लेने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक स्टॉपेज के पे जब वो रुकती है तो उसका 3 मिनट का टाइम वेस्ट होता है। तो इसका मतलब 7 स्टॉपेज पे रुकेगी तो 3 गुणा में 7 उसका वेस्ट होगा जो टाइम, वो कितने मिनट वेस्ट होगा? 21। इसका मतलब 6 घंटे पहले लग रहे थे, 21 मिनट आपके वेस्ट हो गए। तो आपके पास जो टोटल टाइम लगेगा वो 6 घंटे, आपके पास कितने मिनट लगेंगे? 21 मिनट लगेंगे। आंसर देख लेना भाई आपके पास क्या आ रहा है। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है मेरे पास। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कहता है एक व्यापारी के पास 500 ग्राम चीनी है। टोटल चीनी कितनी है? 500 ग्राम। फिर आगे देखो क्या कहता है। कहता है जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेच देता है और दूसरा भाग जो है वो कितने प्रतिशत भाग पर बेच देता है? 18% भाग पर बेच देता है। और इन दोनों को अगर मिला दे तो उसे टोटल 14% का लाभ प्राप्त होता है। तो हम लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन कहता है 14 में से 8 गए 6। एलिगेशन कहता है 18 में से 14 गए आपके पास 4। तो अनुपात आ गया 2:3। तो ये 2x आ गया, 3x आ गया, तो टोटल मिला के 5x आ गया। टोटल चीनी कितनी थी? 500। इसका मतलब x कितना आ गया? 100। अगर x आपके पास 100 आ गया प्यारे बच्चों, तो आपके पास देखिए इसकी जो वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे उसने 200 ग्राम चीनी बेची और यहाँ पर उसने कितने ग्राम चीनी बेची? 300 ग्राम। तो आपसे देखो पूछता क्या, आपसे पूछता है 8% लाभ पर बेची गई चीनी कौन सी थी? तो 8% लाभ पर चीनी जो बेची थी वो कितने ग्राम थी? 200 ग्राम चीनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। कहता है 3 समान घनों को मिला करके। अब घन आपके पास आप लोगों को पता है क्या होते हैं। देखो मैंने यहां पर एक घन लिया, जैसे आपको मैं मान लो लगभग ये घन हो गया इस शेप में, इसकी कुछ हाइट भी होती है। अब वो 3D तो चल नहीं सकता, तो मैंने यहां पर क्या किया, एक घन और ले लिया, फिर एक घन यहां पर और ले लिया। ठीक है, कहता है ये 3 घन थे, इन 3 घनों को मिला दिया। ठीक है, अब घन आपको पता ही है कि आपको ऐसे बनाने पड़ते हैं, है ना, समझ रहे हो? तो आपको यहां पर बनाने पड़ते हैं इस तरीके से, आपके पास ये ऐसे बनते हैं आपके पास। ठीक है, कहता है इस तरीके से 3 घन जब मिलाएगा तो इनकी जो लेंथ है, आपके पास लेंथ है वो आपके पास देखो, मान लीजिए मैंने 1 मान ली, तो कहता है ये भी 1 हो गई, ये भी 1 होगी, तो टोटल जो आपके पास लेंथ हो जाएगी वो आपके पास मान लीजिए कितनी हो जाएगी? 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 करके आपके पास 3 हो जाएगी। तो टोटल आपके पास मान लीजिए विड्थ मान लो इसको, चाहे लेंथ मान लो, आपकी मर्जी है। कई बच्चे इसको लेंथ मान लेते हैं, कई इसको विड्थ मान लेते हैं। तो लेंथ मान लीजिए मेरे पास 1 प्लस 1 करके कितनी होगी? 3। और जो इसकी हाइट है वो आपके पास कितनी रहेगी? 1 रहेगी, क्योंकि घन जो होता है उसकी तीनों साइड बराबर होती है हाइट, और जो उसकी जो W है वो भी आपके पास कितनी रहेगी? मान लीजिए 1 रहेगी। तो अब आपके पास देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 3 समान घनों को उसने जोड़ करके एक क्या बना दिया? एक आपके पास क्या बना दिया? क्यूबॉइड बना दिया। क्या बना दिया? क्यूबॉइड। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें बच्चों, तो क्यूबॉइड का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी भैया, लाइव चल रही है, दिख रही है, देखो आप, ठीक है।
तो आपके पास देखो एक बार मैं इसको एल को बी के साथ ले लूंगा, एक बार बी को एच के साथ ले लूंगा, एक बार लेंथ को मैं हाइट के साथ ले लूंगा, बी मान लिया मैंने, चाहे इसको डब्ल्यू मान लो, आपकी मर्जी है। एक बार तो मैं इसको ये ले लूंगा। तो आपके पास अगर हम बात करें यहां पे 2L, लेंथ अब आपके पास कितनी हो चुकी है 3, और विड्थ आपके पास कितनी है 1, प्लस में विड्थ आपके पास बी कितनी है 1, और हाइट आपके पास कितनी है 1, और आपके पास लेंथ कितनी हो चुकी है 3, तो आपके पास हाइट कितनी है 1। तो अगर मैं यहां से इसका फॉर्मूला लगाऊंगा क्यूबॉइड का, तो आप यहां से देखोगे इसका जो आंसर आएगा 2 गुणा में 3 और 1 4 और 3 7, तो आप यहां पे 2 गुणा में 7 लिख दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 14। यहां से तो आ गया 14। अब इसके बाद आपसे एक चीज और कहता है, ध्यान से देखो, आपसे पूछता क्या है, कहता है कि आपके पास, आपको कहता है कि 3 जो समान घन थे ना उनको भी जोड़ना है। अगर मैं घन की बात करूं, घन का जो आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपके पास होता है 6a स्क्वायर। तो अगर मैं 6a स्क्वायर लूंगा 1 की पावर 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6। तो आप लिखोगे 6 + 6 + 6, क्योंकि 3 घन थे तो 6 3 आपके पास आ जाएगा 18। तो आपके पास 14 और ये 18 का अगर आप यहां पे काट, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास 7:9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो भैया पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन दोबारा करवा दिया जाएगा कहीं से भी ना समझ आए तो। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी इस तरीके का एचएसएससी सेम क्वेश्चन पूछ चुकी है, बस यहाँ पे मैंने 1 माना है, वहां पे एचएसएससी ने अपनी मर्जी से यहाँ पर एक वैल्यू दी थी 5 की। मैंने यहाँ पे 1 क्यों माना, तो कि 1 से 1 आसानी से कट जाता है, आपके पास आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई और वैल्यू मानोगे तो आपको चीजें समझने में दिक्कत आएंगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो, कहता है एक व्यक्ति ने 6000 रुपए की वस्तुएं खरीदी, 6000 रुपए का माल खरीदा एक व्यक्ति ने, जितने का मर्जी खरीदा हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, कहता है एक व्यक्ति ने 6000 रुपए का माल खरीदा, आपको चाहे यहां पे 1 रुपया ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है उसमें से उसने आधी वस्तुएं, आधी को मैंने लिखा 1/2, आधी वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी, और बाकी बची हुई आधी वो कहता है कितने प्रतिशत पर बेचे, मैंने लिखा X% पर बेचे। ऐसा करने के बाद उसे कुल सौदे में, कहता है कुल सौदे में उसको मिलाकर के 25% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अब देखो 25% का लाभ कमाना चाहता है, एक को तो उसने बेच दिया बहुत ही कम मूल्य पर 10% पर, और दूसरे को कहता है कितने पर बेचेगी, कुल इक्वल टू 25% आ जाए। इसका कहने का मतलब क्या है, आधा जो माल था ना, इसका आधा माल इसने 10% लाभ पर बेचा, मतलब कि 11/10 पर बेच दिया, प्लस में आधा माल जो है वो कितने पर बेचेगा, X% पर बेचेगा, और बराबर में उसके पास 25% लाभ प्लस 1/4, आंसर आएगा 5/4। तो आप यहां पर लिख सकते हो 5/4। समझ में आ गई चीजें। अब देखो ध्यान से, कहता है आगे तो इसको सोल्व ही करना है। आपके पास 11 यहां पे 20 आ गया, प्लस में आपके पास यहां पे 1/2 गुणा में X% आ गया, और इसके बाद यहां पे आपके पास 5/4 आ गया। तो 1/2 X यहां पर लिखूंगा, बराबर में 5/4 - 11/20। इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे 20 चौक आपके पास 80 होता है, तो 80 यहां पे आपके पास 20 पंजे 100 आ जाएगा, माइनस में आपके पास 11 चौक 44, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 56/80। तो 56/80 किसके बराबर आया, 1/2 X के। तो 1/2 X बराबर आया 56/80, और आपके पास X% निकालना है, तो X की वैल्यू जो आएगी आपके पास 112/80। 112/80 का मतलब है यहां से आपको X% निकालना है। अब देखो 80 वाली चीज 112 की बेचोगे, 80 वाली चीज जब आप 112 की बेचोगे तो इसका मतलब आप कितना जोड़ोगे, 80 से 112 जाने के लिए, 80 से 112 जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 32 रुपए एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा। और नीचे आप क्या लिखोगे, 80 गुणा में प्रतिशत बनाओगे 100, तो 8 से काटा 4 पे, 8 से काटा 10 पे, 0 से 0, आपके पास 4 धाया कितने प्रतिशत, 40%। तो बचा हुआ माल वो 40% पर बेच देगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 20,000 रुपए, रेट आपसे पूछी है, टाइम आपको 2 साल दे दिया, अमाउंट आपको दे दिया 22,260.5 रुपए, और आपसे पूछा था रेट। अगर मैं ऑप्शन से लेकर चलूं तो मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं 5%, ऑप्शन दे रखे हैं 5.25% और 5.5%, और आपके पास यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके पास 6%। तो आपके पास देखो ध्यान से, आपके पास जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 5.5 को अगर मैं लिखूंगा तो 11/2% लिखूंगा, और ये जो है इसका मल्टीपल है। अगर इसका मल्टीपल है तो आपके पास 100% 5.5% आएगा। जिसको वेरीफाई करना हो फॉर्मूला लगा लेना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल
प्रिंसिपल आर सी सारे की पावर में आपके पास टाइम होता है। अमाउंट आपको दिया हुआ है 22,260.5 बराबर प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 20,000 रुपए और आर सी आपके पास गया जैसे ही 11/2% है तो यहां पे लिखोगे आपके पास नीचे लगाओगे 100। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो आप इसको लिखोगे 211/200 तो आप यहां पे 211/200 गुणा में 211/200 करोगे, काट पीट के देख लेना आपके पास आंसर 100% यही आएगा। ठीक है, तो आपके इसको काट लोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है 15 तो पुरुष हैं, 15 पुरुष हैं, 18 महिलाएं हैं और 12 लड़के हैं। ठीक है, फिर कहता है एक साथ काम करके एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 2070 रुपए कमाते हैं। एक दिन में काम करके 2070 रुपए कमाते हैं। ठीक है, यदि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के एक दिन का वेतन 4:3:2 है, ये तो हो गई इनकी संख्या और ये हो गया आपके पास इनका वेतन। तो वेतन जो है उनका अनुपात है 4:3:2। अगर मेरे पास वेतन का अनुपात है, संख्या का अनुपात है, तो सबसे पहले मैं इनका टोटल गुणा कर लूंगा। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो आपके 15 चौक 60 और यहां पर 18 3 54 और यहां पर आपके पास 12 दूना 24। ये आएगा एक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा 15 चौक 60 18 54 और ये आपके पास 110 114 114 और 118 118 और आपके पास ये कितना आ जाएगा आपके पास तब 20। तो आपके पास यहां पे कितना आ जाएगा? कहीं गड़बड़ कर दी गुणा में, शायद नहीं। तो आपके पास जो है यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे और इस सारे को रख दोगे इन सबका टोटल करके, इन सबका टोटल करके किसके बराबर रख दोगे? 2070 के। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15। अगर आपके पास यहां से जो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? देखो x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। फिर क्वेश्चन एक बात पूछी, लास्ट में चेंज कर दिया थोड़ा सा। देखो क्या कहता है, कहता है एक पुरुष तथा 2 महिला, एक पुरुष तथा 2 महिला प्लस में 3 लड़के। अगर मैं इन तीनों का आपसे पूछूं कि पैसा कितना होगा, ये तो बंदे बहुत ज्यादा थे 15 18 ये आपके पास 12। कहता है इतने बंदों की आपसे राशि नहीं पूछी, आपसे पूछा है एक पुरुष 2 महिला सिर्फ 3 लड़के का आपसे अनुपात पूछा है। तो कहता है एक पुरुष मैं लूंगा यहां पे, तो मैं यहां पे लूंगा एक पुरुष, लेकिन इसकी जो वेतन था वो कितना था? 4। तो आप लिखोगे 4 गुणा में 15 गुणा में 1। कहता है 4 ही आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई, गुणा में 1 आ गया, प्लस में आपके पास ये कितना था? 3 और गुणा में महिला कितनी थी? 2 गुणा में ये कितना था? 15, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी थी? 2, इसकी वैल्यू कितनी थी? 3 और इसकी वैल्यू कितनी थी? 15। तो आपके पास 15 चौक यहां पे आएगा 60 प्लस में 15 3 45 गुणा में 2 90 प्लस में 15 3 45 गुणा में 2 90 90 और 90 180 180 और 60 आपके पास हो जाएगा 240 रुपए। तो ये 240 रुपए आपके पास ऑप्शन में देख लेना 100% मिल जाएगा, बिल्कुल दिया हुआ है आपके पास, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो 0.75 सारे की पावर 3 बटा में 1 माइनस 0.75 प्लस में आपके पास 0.75 प्लस में 0.75 सारे का स्क्वायर प्लस में 1। कहता है इस सारे का पूरा हल बताइए आपके पास क्या होगा। तो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको आप एक बार x मान लो, या आपकी मर्जी है जितना मर्जी मान लो, या इसको सोल्व कर लो किसमें? बटे की फॉर्म में। तो मैंने एक बार इसको x मान लिया, तो मैंने इसको लिखा x की पावर 3 बटा में 1 माइनस में x, यहां लिखा 1 माइनस में x प्लस में यहां पर देखो, यहां पर मैंने इसको x माना प्लस में यहां पर इसको x की पावर 2 माना प्लस में यहां पे लिखा 1। अब मैं यहां पे देखो क्या करूंगा, इस सारे को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास देखो ये 1 माइनस एक्स यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये आपके पास यहां पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 सारे का स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, ये 1 माइनस एक्स है यहाँ पे। अब मैं इस सारे को क्या करूंगा? सोल्व करूंगा। तो मैं यहां से देखो x की पावर 3 है, तो मैं यहां पे जो ये वाला माइनस है ना इसको आगे की ओर ले आऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये x माइनस का 1। क्या आ जाएगा? x माइनस 1। यहाँ पे मेरे पास पहले से यही है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में x, और नीचे मेरे पास है 1 माइनस में x। तो मैं इस पूरे को जब सोल्व करूंगा प्यारे बच्चों, देखो आपके पास ये जो फॉर्मूला है आपके पास x की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस में, और यहाँ पर आपके पास ये एक पूरा फॉर्मूला होता है, ये एक पूरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपके पास होता है x की पावर, ये आपके पास a की 3 माइनस b की 3 होता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे और नीचे आपके पास आएगा 1 माइनस में x। तो अगर मैं इसको पूरे को सोल्व करूंगा तो x की 3 माइनस में x की 3 प्लस का 1 बटा में 1 माइनस
माइनस एक्स आएगा, इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/1 माइनस में x, और 1/1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस में x की वैल्यू होती थी 0.75, या फिर आप उसको लिख सकते हो 3 4। तो अगर मैं इसको पूरे को सोल्व करूंगा तो 1/4 आएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर सोल्व करके आपके पास 4 आ जाएगा। तो आपके पास देखो 4 कौन से ऑप्शन में है, मेरे पास तो चौथे ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है, कहता है x और y आपके पास कुछ संख्याएं हैं। देखो एक x है, एक y है, और एक आपके पास कोई संख्या है। कहता है जो y है, वो जो संख्या y है 125 से 10% अधिक है। ये कोई संख्या 125, जो y है इससे 10% अधिक है, y जो है इससे 10% अधिक है। अगर मैं इसका 10% देखूं तो 12.5 बनता है, तो अगर इसमें 12.5 जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये आपके पास कितना हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 137.5। फिर क्वेश्चन आगे देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जो x है वो दूसरी संख्या y से 10% कम है, ये इससे -10% है, मतलब इसमें से 10% घटा देंगे। तो अगर मैं 137.5 है ना, ये 137.5, इसका 10% होता है 13.75। अगर मैं इसका ये 13.75 होता है तो मैं इसमें से घटा दूंगा। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा, देखो 10 में 5 गए 5, आपके पास यहाँ पे 14 में 7 गए 7, तो यहाँ पे आपके पास 6 में 3 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 123। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 123.75 आएगा। अब देखो पूछता क्या है, आपसे क्या पूछता है, कहता है एक्स का मान, तो आपके पास एक्स का मान आ ही चुका है 123.75, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 516 रुपए को 3 व्यक्ति ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम मिले, तो आपके पास वैल्यू पूछता है क्या होगी, ए बी सी। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना 25% वाला, तो आप इस वैल्यू को या तो 100 मान सकते हो या 400 मान सकते हो। अगर मैं 4 के मल्टीपल में मानूंगा तो जो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, बस ये बात है। मानने का 100 भी मान सकते हो, लेकिन आपके पास 400 मानोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या कहता है, कहता है बी को सी से 25% कम प्राप्त हुए। अगर मेरे पास 25% कम प्राप्त हुए, इसका 25% होता है 100, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। फिर कहता है इसको ए को बी से भी 25% कम प्राप्त हुए, इसको इसका भी 25% कम प्राप्त हुआ। 25% होता है 1/4, मतलब कि इससे 75 कम प्राप्त हुए, इससे 75 मतलब 225 रुपए प्राप्त हुए। फिर आपके पास क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान से देखो, इन दोनों का अनुपात ले लो बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहता है इन दोनों का अनुपात ले लो। आपने जब इनका अनुपात लिया तो आपने इसको काटा 5 से 45 पे, 5 से इसको काटा 60 पे, 5 से इसको काटा 80 पे, फिर 5 से इसको दोबारा काटा 9 पे, 5 से काटा 12 पे, 5 से काटा 16 पे। तो अगर मैं ध्यान से देखो तीनों का टोटल करूं, एक बार गिर गया यार गलती से, हाँ जी अब जी 1200, हाँ ऑनलाइन डाल दे एक बार, मेरे को नंबर, चल मेरे को नंबर मैसेज कर दे, नहीं है मेरे पास, ओलेक्स पे था वो, भेज दे एक बार, हाँ व्हाट्सएप कर दे एक बार। तो भाई आपके पास देखो 16 और 12 आपके पास 28, और 28 आपके पास ये, अरे भैया यही था ना स्टेटमेंट, क्वेश्चन कौन सा था ये, यही था क्या, अरे यहां पर आपके पास गलती है स्टेटमेंट में ही। स्टेटमेंट कहती है यहाँ पे 25% कम नहीं है, सॉरी 25% अधिक है, तो इसमें आपके पास 25% इसका जोड़ना था, इसका 25% होता है 75, तो आपके पास ये 375 आना था। 375 5 से काटा 7 पे, 35 2 5 5 75, तो यहां से इसको काटा 15 पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 25% ज्यादा दिया हुआ है और यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम दिया हुआ है स्टेटमेंट पे। तो आपके पास देखो 15 अनुपात 15x 12x 16x, तो अगर मैं इन सब का टोटल करूंगा, ध्यान से देखो 15 और 12 27 और 6 33 और 10 43, तो आपके पास ये आ जाएगा 43x। लेकिन क्वेश्चन कहता है जी टोटल पैसे थे वो कितने थे 516, तो 43 का पाड़ा देखो लगभग 10 गुना करोगे तो आपके पास 430 आएगा। इसका मतलब 3 के पाड़े में 6 कितने कटता है 2 पे, तो लगभग आपके पास 2 पे कट रहा था, इसका मतलब x की वैल्यू आपके 100% कितनी आएगी 12। अब आपसे पूछता है c का हिस्सा कितना है, तो c का हिस्सा पूछता है, तो 16 गुणा में 12 करोगे, 15 12 180 होता है, 16 12 192 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 192। क्यों, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं शॉर्टकट में देखो, आपके पास अगर यहाँ पे 15 होता तो डायरेक्ट कट जाता 180 आता, 180 में 12 ही तो जोड़ना है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आप फटाफट 192 निकाल सकते हो। कोई क्वेश्चन रह गया क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरे तो हो गए सारे, आ जाओ आप।
हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है तुम्हारे? चलो अभी शुरुआत की थी बीच में हमने भाई, तो कशिश सर हैं, उनको जाना था बाहर, तो वही बात है, पहले उन्होंने करवा दिया। बाकी हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं इतने हार्ड लेवल के नहीं है, जितने पहले के कंपैरिजन में हम देखें तो कॉमन क्वेश्चन, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से करने होते हैं भाई, चाहे आसान क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो। हम हमेशा पर्सन को एक सेंसिबल तरीके से पढ़ना चाहिए और फिर ही उनको करना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में प्रथम राज्य कवि, क्या पूछा गया है? प्रथम राज्य कवि। तो विविध के नोट्स हैं वो डाले थे मैंने, कल भी डाल दिए थे। विविध के नोट्स में साफ क्लियर मेंशन है कि हरियाणा का जो प्रथम राज्य कवि है वो कौन है? उदय भानु हंस है। ठीक है, उदय भानु हंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उदय भानु हंस हो जाएगा हरियाणा का, यानी हरियाणा का प्रथम राज्य कवि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय भानु हंस हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टोक्यो 2020, ठीक है, टोक्यो 2020, ठीक है भाई, इसमें किसमें पैरा ओलंपिक्स खेल में स्वर्ण पदक जीता भाई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? इसमें कौन सा पदक जीता भाई? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। ठीक है भाई, तो स्वर्ण पदक किसने जीता भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पे दिया गया सुमित अंतिल, क्या दिया गया है? सुमित अंतिल। सेकंड पे क्या दिया गया है? सेकंड पे दिया गया भाई रवि कुमार। ठीक है, थर्ड पे क्या दिया गया है? थर्ड पे दिया गया है सुनीता शर्मा, और फोर्थ पे क्या दिया गया भाई? फोर्थ पे दिया गया साक्षी मलिक। ठीक है, फोर्थ पे क्या दिया गया है? साक्षी मलिक। तो भाई आप सभी को पता है इन सुमित अंतिल जी को, जो सुमित अंतिल जी हैं सोनीपत से, इनको क्या मिला आप सभी को पता है, इसको गोल्ड पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है अभी, इस वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने, ये भी भाला फेंक में है, इन्होंने क्या जीता है भाई? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित अंतिल भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल 2018, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2018, तो 2018 में किसने कांस्य पदक जीता है? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं भाई? 4 ऑप्शन है गीतिका जाखड़। 4 ऑप्शन कौन से हैं? गीतिका जाखड़। ठीक है, सेकंड पे दिया गया है विनेश फोगाट, सेकंड पे दिया गया विनेश फोगाट। ठीक है, थर्ड पे दिया गया योगेश्वर दत्त, फोर्थ पे दिया गया बबीता फोगाट। फोर्थ पे क्या दिया गया है? बबीता फोगाट। भाई ये कैसे पूछ लिया? तो भाई देखो, कांस्य पदक, कांस्य पदक तो 7 लोगों को मिला था मेरे भाई, और 7 में से विनेश फोगाट को तो गोल्ड मिला था, योगेश्वर है नहीं, बबीता को भी अलग मिला था, गीतिका जाखड़ को मिला नहीं। तो भाई इसका मेरे हिसाब से तो देखो, अगर 2018 पूछ रहा भाई, 2018 में कांस्य पदक, तो 2018 में कांस्य पदक है ना, 7 लोगों को मिला है भाई, और वो 7 लोगों में एक तो साक्षी मलिक थी, ठीक है, वो ऑप्शन में है ही नहीं, नमन तंवर है, अंकुर मित्तल है, दीपक लाटर है, और एक सोमवीर काद्यान है शायद, और एक मनोज है, तो और एक किरण बिश्नोई। तो वो 7 ही थे, और 7 में से इनमें ऑप्शन में ही नहीं है भाई। तो भाई इसका ई आएगा भाई, इसका क्या आ जाएगा? उत्तर नहीं देना चाहते तो इसका राइट आंसर वो आएगा, क्योंकि 2018 में 22 लोगों को पदक मिला हरियाणा के, 9 ने स्वर्ण जीता है यानी गोल्ड, 6 ने जीता है सिल्वर, और 7 ने ब्रोंज जीता है। तो ब्रोंज में 7 में से तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर ई आ जाएगा भाई। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि साक्षी मलिक भी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर ये आना चाहिए भाई। फिर भी एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे भाई एक बार अच्छे से, तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन में नहीं है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी लोकोक्ति तावले से बावले का अर्थ है।
ठीक है भाई। तो इसमें पहला दिया गया, अच्छाई की तुलना में बुराई तेजी से फैलती है, स्वार्थी लोग दूसरे की परवाह नहीं करते, उतावले आदमी का विवेक शून्य होता है। और फोर्थ दिया है, महत्वपूर्ण कार्यों की अनुपस्थिति में महत्वहीन कार्य करना। भाई तो इसमें दोनों बन सकते, वैसे हिंदी का जो मास्टर है इस विषय में ज्यादा बता पाएगा, तो भाई ये ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसमें सी और डी दोनों हो सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। उतावले आदमी का विवेक शून्य, वही काम हो गया भाई, महत्वपूर्ण कार्यों की अनुपस्थिति में अगर व्यक्ति ठल्ला है तो वो कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता, एक ही बात होगी। तो सी और डी दोनों हो सकता है। ठीक है मैम, अभी तो मैं करवा देता हूं, ठीक, जल्दी जल्दी करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गीता का श्लोक, गीता का श्लोक, गीता का जो श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र की व्याख्या है किस रूप में की गई। भाई ये महाभारत जब करवाया था ना, ये सारी बात बता दी थी मैंने, ठीक है, तुम देख लेना। जब मैंने हरियाणा के, प्राचीन हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ाए थे ना जिस क्लास में, और उसमें महाभारत का टॉपिक करवाया था, तो सारी बात बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, धर्म क्षेत्र। ये बात तो अब भी बता के गया था मैं थोड़ी देर पहले। तो गीता के श्लोक में क्या कहा गया है, धर्म क्षेत्र, या फिर क्या कह सकते हैं, नीति न्याय अक्षेत्र। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। भाई विवाह के समय, जे कल किसी ने नोट्स पढ़े हो ना, तुमको सारे के सारे जितनी भी वेशभूषा है, नृत्य है, सारों के नोट्स डाले थे, और उसमें साफ मेंशन कर रखा है कि डिमाच, और इनने यही चीज कुकर पूछ ली, इसको हिंदी में लिख के दे दिया, बिल्कुल डिमच कर रखा है इसका। तो राइट आंसर यह हो जाएगा डिमच। विवाह के समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिलाओं का पारंपरिक परिधान है यानी परिवेश है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, डिमच हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा डिमाच भाई। ठीक है, महिलाओं का पारंपरिक परिधान। ठीक, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने में समस्या आ जाती है। ठीक है भाई, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो डिमच यानी कि डिमाच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमाच हो जाएगा भाई। वीडियो को साथ के साथ शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल है। ठीक है भाई, क्या पूछा गया है, पारंपरिक, भाई ये तो मन आज परेशान करके छोड़ेगा। ठीक है, तो ये फरगल पूछा है भाई, ये फरगल क्या है, तो फरगल क्या है भाई, ये बच्चों का क्या होता है, बच्चों का टॉप होता है या टोपी कह सकते हैं भाई। ठीक है, ये साफ डाल रखा था मैंने, वेशभूषा में बच्चों का टॉप। ठीक है भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, फुलकारी की ओढ़नी, शिशुओं की कमीज, बच्चे का टॉप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बच्चों का टॉप हो जाएगा राइट आंसर। फरगल क्या है, बच्चों का टॉप है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाभारत में हरियाणा को कहा गया। तो भाई तमने तो सारी महाभारत तारा सामने व्याख्यान करके गया था कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, बहुधान्य कहा गया है। योद्धेय गणराज्य में भी बहुधान्य कहा गया है। ठीक है, योद्धेय गणराज्य में भी पूछ लिया जाए तो क्या कहा गया, बहुधान्य। ठीक है भाई, तो 4th ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं खालिस्तान के बीच हुई। भाई ऑप्शन में साफ देर के अहमद साहब डाली, तो इसको ज्यादा सबको ही पता होगा या के बताने की जरूरत है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है भाई। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट यानी भाखड़ा डैम का, यह भी पूछ सकता है भाखड़ा बांध का वास्तुकार। तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार कौन है भाई, छोटू राम है। ठीक है भाई, इसका वास्तुकार कौन है, चौधरी छोटू राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौधरी छोटू राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था। तो भाई याद देखिए, सारी बात बताई थी, महाभारत का युद्ध कड़ा हुआ था, के बात हुई, सारी कहानी अलग बताई थी। तो ये युद्ध कड़ा हुआ था भाई, ये युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कहां हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर। अरे गजब की बात तुमने बता देता हूं भाई, आज सारे के सारे प्रश्न करवाऊंगे, सारे नु कहूंगे किताब दिखा क्या, यहां से आया था, यहां से आया था, उस क्लास में तो करवाया था,
अभी तो डाला था। तो भाई उन चीजा की कौन कहते भाई, ठीक है। तो ये आ गया महाभारत का युद्ध, तो ये कहां लड़ा गया, कुरुक्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया। भाई तुमने बेरा हरियाणा में मंडल कितने हैं भाई, मंडल 6 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में 6 है तो 6 आ जाओगा भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया भाई, ठीक है। सीधी सी बात है, मंडल पूछ रखे हैं, ठीक है। फालतू ज्यादा सोचने की जरूरत को नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, किस वर्ष हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया। भाई तुमने बेरा विविध के नोट्स बताए थे, तालक डाल रखे थे, साफ मेंशन है। 1966 में कितनी सीट थी, 54। 67 में बढ़ गया कितनी होगी, 81। और फिर उसके बाद में पूछ रखा है कि कब, 1977 में बढ़ के ना कितनी होगी भाई, फिर ये 90 होगी। 1977 में बढ़ के कितनी होगी भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1977 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्या भाई, भारतीय जनगणना 2011 के इससे पहले क्वेश्चन रह गया, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र जेसीबीसी की स्थापना कब हुई थी। तो भाई तुमने बेरा है, नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। 2001 में हुई थी भाई, इसकी पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला में। कौन सा, जेसीबीसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2001 भाई, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2001 में भाई। अगला पूछा गया, भारतीय जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का तो भाई कौन सा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां राज्य है, क्योंकि ऑप्शन में दिए गए 10वां, 18वां, 15वां, 11वां। तो भाई ऑप्शन का अकॉर्डिंग हो जाएगा 18वां, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 18वां, क्योंकि 2011 भी दिया गया भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी, जो हरियाणा जी के न देख के नॉर्मलाइजेशन होगा तो भाई इस शिफ्ट वालों को दिक्कत आएगी भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आसान पेपर है दूसरों के कंपैरिजन में। हरियाणा जी की बात करूं, ओवरऑल मैंने अभी नहीं देखा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या भाई, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, तो भाई बिल्कुल बता रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम में के पड़ा है, राजस्थान पड़ा है, उत्तर पश्चिम में पंजाब पड़ा है, ठीक है। तो ये सारी बात बता रखी है, तो इन पर टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। भाई अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण, पहला तो तामेनुए देख लो, अंबाला और कुरुक्षेत्र का लोअद हो रहा है, कौन सी नदी है। तो अंबाला और कुरुक्षेत्र की जब बात हो जाए तो तामना बेरा है मारकंडा, कौन सी नदी का नाम आता है, मारकंडा, ठीक है भाई। अर्जे तामना मारकंडा, मार्कंडेय तीर्थ के विषय में बता दूं तो यह सारी कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी भाई। कैसे मार्कंडेय तीर्थ है, वहां पर क्या बातें घटित हुई थी, कैसे यहाँ बाढ़ का कारण बनती थी, के फिर वहां पर ऋषि ने के बताया था, के वहां पर ऋषि ने एक प्रकार से आशीर्वाद दिया था मार्कंडेय ऋषि ने, उसके बाद में इसकी तबाही कम हो गई थी, ठीक है। नया नदी आया कर दी, इन नक्षत्र ने तबाह करके चली जाया कर दी। सारी कहानी तुमने मार्कंडेय तीर्थ में मिल जाएगी। और मैंने मेरा जिक्के भाई भार्गव सर पेज पे डाल उड़ा पहले भी, ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्कंडा नदी भाई। इस मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या पूछ सकते हैं, अरुणा भी पूछ सकते हैं, पहले पूछा गया था कि इसका प्राचीन नाम अरुणा भी है, ठीक है भाई। अगला पूछा गया, नर नारायण गुफा, तो भाई तमने बेरा है, नर नारायण गुफा कड़ा है भाई, यमुना नगर में है। नर नारायण गुफा कड़ा है, यमुना नगर के अंदर है। नर नारायण गुफा कड़ा है भाई, यमुना नगर। जो आदि बदरी बताया था ना, जो आदि बदरी तुमको बताया था, वह नर नारायण गुफा वहीं पर क्या है भाई, आदि बदरी में हम ये मानते हैं कि वहां पर है। यमुना नगर में क्या है, नर नारायण गुफा भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर नारायण गुफा भाई, ठीक है भाई। आ रहा ना सारे प्रश्न, मजा बिल्कुल आसान सा नारे हैं, ठीक है भाई। अगला पूछा गया, हरियाणा राज्य की राजधानी भाई। देखो कुछ करवाने का क्वेश्चन नहीं है, तामना बेरा चंडीगढ़ है भाई। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट कड़ा है, तो तामना बेरा भाई ये भी डाल रखा है। अगर कोई पीडीएफ बैच में था, सीधी सी बात है, जे उसने पीडीएफ बैच में पहले 10 टॉपिक भी पढ़ रखे हैं, तो वो 20 क्वेश्चन एक भी पेपर में कौन छोड़ा भाई, हरियाणा के एक भी पेपर में नहीं छोड़ेगा वो 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट। दीनबंधु छोटूराम
पावर प्लांट। तो भाई तुमने बेरा है, ये यमुना नगर के अंदर है, 600 मेगावाट का पावर प्लांट है। तो भाई ज्यादा इस विषय में नहीं जावांगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे पावर प्लांट तुमको करवा रखे, टॉपिक नंबर भी बता दूंगा पीडीएफ बैच में, तो ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा यमुना नगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की है भाई, यो प्रजनन केंद्र पूछ रखा है भाई, कटा हुआ है शायद, अर्जे भाई देख लो, पूछ रखा है शायद चिंकारा है। चिंकारा है तो क्या आ जाएगा, कैरू भिवानी में भाई। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां है, कैरू भिवानी में, चिंकारा। तो चिंकारा कड़ा है भाई, कैरू भिवानी, ठीक है, कहां है, कैरू भिवानी में भाई, राइट आंसर हो जाएगा ये भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया भाई, हरियाणा के खिलाड़ी अरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो अरविंदर सिंह भाई शायद ये पैरा आर्चरी, ठीक है, पैरा आर्चरी में है, अरविंदर सिंह कैथल से है, ठीक है भाई। अरविंदर सिंह कहां से है, कैथल से है, पैरा आर्चरी में है, तो आर्चरी हो गया यानी तीरंदाजी में, ठीक है। अरविंदर सिंह का खेल का संबंध क्या हो गया, तीरंदाजी हो गया, क्या हो गया, तीरंदाजी हो गया भाई, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीरंदाजी, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अरविंदर सिंह वाला तीरंदाजी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्चरी भाई, अरविंदर सिंह वाला। अगला पूछा है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई। रोहतक, गुरुग्राम, पिंजौर, भिवानी। उत्तर नहीं देना चाहते। भाई ये तो करनाल के अंदर है, ये कैसे आएगा भाई, ये ऑप्शन में तो है ही नहीं करनाल। अभी हिसार वाला भी हो तो भी सोच लें, लेकिन हिसार वाला भी तब सोचांगे तो अब की बात होगी भाई। देखते हैं, मेरे हिसाब से तो आंसर है नहीं इसमें से भाई, ठीक है, बाकी देखेंगे, कोई ना कोई मिलता तो इंट। इसका राइट आंसर आई थिंक नहीं है चारों ऑप्शन में। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, इक्का तो करनाल के अंदर ही है, ठीक है भाई, तो इसका नहीं आना चाहिए, आई थिंक इन चारों ऑप्शन में से नहीं है भाई, ठीक है। फिर भी अगर कोई इसका अगर ऐसा सोर्स मिलता है फिर भी बता देंगे भाई, फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2020 में जो सूरजकुंड मेला होया है, कौन सा मेला, सूरजकुंड मेला। इस सूरजकुंड मेला में थीम स्टेट कौन सा है, ठीक है भाई। टाइमलाइन ऑफ हरियाणा पढ़ लियो, प्रीवियस टाइमलाइन ऑफ हरियाणा, उसमें तो पूछ रखा है सीधा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। थीम स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है भाई। अगला पूछा गया, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है, बालिका शिशु वर्ष। तो बालिका शिशु वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बालिका शिशु वर्ष को, तो बालिका शिशु वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2006 भाई। बालिका शिशु वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। चार ऑप्शन में दिए 1994, 2006, 2014, 2016। उत्तर नहीं देना चाहते तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2006 हो जाएगा बालिका शिशु वर्ष भाई, ठीक है भाई। ये थे सारे प्रश्न भाई हरियाणा के, ठीक है। पहले वाले पेपर का कंपैरिजन में आसान है भाई, अगर हरियाणा जीके के प्रश्नों को देख के नॉर्मलाइजेशन होगा और बाकी भी इसी प्रकार से हैं तो भाई इस शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन के बेस पे मेरे हिसाब से लॉस होगा भाई, ठीक है। बाकी देखो कुछ नहीं कह सकते भाई, वो नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं, वो एग्जामिनर होते हैं, एक स्पेशल कमेटी होती है, वो डिसीजन उनको लेना है, बाकी क्या रहता देखते हैं भाई। सर एक बार पूछना नीरज सर से, और कोई करवा रहा है क्या, कुछ और रह गया हो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई, साथ में जिक्के भाई भार्गव सर अपना फेसबुक के ऊपर पेज है उसको आप फॉलो करें, और भाई इसी चैनल के ऊपर इसके साथ साथ भाई आपने एग्जाम बोर्ड ऐप, ठीक है भाई, एक एप्लीकेशन का नाम आपको बता रहे हैं भाई, एग्जाम बोर्ड ऐप, ठीक है भाई। इस एग्जाम बोर्ड ऐप के ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स फ्री डाल रखा भाई, ठीक है, क्या डाल रखा है, फ्री। और साथ में भाई जितने भी बढ़िया हमारे मास्टर है ना, सारे के सारों के कोर्स अवेलेबल हैं, टॉप लेवल के कोर्स हैं। बाकी तो हमने बताने की जरूरत को नहीं, आवाम में तीर छोड़नी है तो वैसे फैल हो लिए जिनके चलती वीडियो के दौरान क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। और तुम सारे समझो, ज्यादा बात कौन बतावा भाई, टीचर मेहनत से बनता है, बातों से नहीं बनता, और जो मेहनत करवाओगा उसका एक दिन नाम बनेगा भाई। तो हमारे टीचर मेहनत करनी है भाई, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे जिसको भाई ग्रुप डी के लिए आगे तैयारी करनी है या सेकंड पेपर के लिए तैयारी करनी है, तो इस एग्जाम बोर्ड ऐप के ऊपर भाई जो तामना बढ़िया लगा, जो कोर्स लेना ले सको हो, और अपना कोर्स फ्री में है, वह बात तुमको बता दी भाई, ठीक है।
चलो भाई, और साथ के साथ तुमको अनाउंस कर दें भाई, ठीक है, जल्द ही हरियाणा जीके की जो किताब टाइप हो रही थी अपनी, जल्दी मार्केट में आओगी भाई। और फिर नू कहने की जरूरत कौन पड़ा किसी ने भी कि यो क्वेश्चन कहां से आया, फिर तुमने वो क्वेश्चन जड़ तब मिलेगा तब मैं खुद पोस्ट किया करोगे कि कहां से आया। ठीक है भाई, आज के लिए इतना है भाई। अब आएंगी प्रियंका मैम, कंप्यूटर की बहुत अच्छी इंग्लिश के लिए। चलो भाई, हमारे सारे मास्टर ऑलराउंडर हैं, और भी सब्जेक्ट करवा दें। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश का सोल्यूशन दे रही हूँ, कंप्यूटर का तो मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर ही पढ़ाती हूँ, सिर्फ इंग्लिश का सोल्यूशन दे रही हूँ आप लोगों को। देख लीजिए, पहला एक 46 क्वेश्चन है, ये पैसेज आया हुआ था कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें क्वेश्चन था, द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर था, मैं आंसर्स लिख देती हूँ। इसका 4th ऑप्शन करेक्ट था, जिसमें था इवन द बैड एक्सपीरियंसेस he had with men were more valuable than what the noblest books could give। तो जो पैसेज का पहला क्वेश्चन था उसका आंसर 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, पैसेज का दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। इसका करेक्ट आंसर था 3rd ऑप्शन, जो था इट इज द एक्सपीरियंस with other human beings, ऐसे करके आपका कोई ऑप्शन है एक, ठीक है, जो दिया हुआ है, इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग्स दैट नरिशेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरली बुक्स। ऐसा आपका 47 क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन है, यानी पैसेज का 2nd क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 48 क्वेश्चन है, ये भी पैसेज का ही क्वेश्चन है। Which one of the pairs of phrases best help to bring out the metaphorical meaning of the meadow of my life, जिसका करेक्ट आंसर था poor but simple life। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम बताना था रेस्ट का, जिसका करेक्ट आंसर है गिव अप। रेस्ट का सिनोनिम बताना था, जिसका आंसर है गिव अप। अगला क्वेश्चन था एंटोनिम बताना है मोशनलेस का, जिसका सही आंसर था लाइवली। और अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, तो इसका आंसर था ये परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के स्पेलिंग गलत है। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो इसका आंसर था इनमैक्युलेट, IMMACULATE। अगला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉन्टेड डैश इन द पूल, ही वॉन्टेड टू स्विम इन द पूल। ठीक है, तो इसका आंसर था ही वॉन्टेड टू स्विम इन द पूल। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव वॉइस बताना था, तो शरण वॉज बींग टॉट बाय अनिल, जिसका करेक्ट आंसर था अनिल वॉज टीचिंग शरण। इसका सही जवाब था अनिल वॉज टीचिंग शरण। उसके बाद पैराजम्बल्स हैं, जिसका करेक्ट आंसर है SPRQ, यानी एस से आया इट ओपनड इजीली एंड ही पीप्ड इन। एस के बाद पीप्ड इन द रूम वॉज नीट एंड क्लीन। आर में ही वेटेड फॉर अ मिनट और 2, और क्यू में देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम। ये करेक्ट आंसर था इसका SPRQ। 56 क्वेश्चन में एरर बताना था, जिसमें एरर था आपके सी स्टेटमेंट में, सी में एरर था बिकॉज यहाँ पर सम हैड की जगह हैव आना था, ये एरर था आपका।
उसके बाद जो क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यू कैन नॉट सी द चेयरमैन, जिसका सही जवाब था ही टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन। इस क्वेश्चन का सही जवाब था ही टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, प्रिपोजिशन बतानी थी, सूटेबल प्रिपरेशन प्रिपोजिशन, ही बोस्टेड ऑफ, यहां पर ऑफ आना था, हिज रिचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्रूव करनी थी जो अंडरलाइन लाइन थी, इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट में आपको अपोजिट बताना था अबाउंड्स का। अबाउंड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अबाउंड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसका सही जवाब था लैक्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। एक मिनट रुकिएगा। नीरज सर, नीरज सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहे प्रॉपरली हिंदी वाले आंसर्स के, आप करवा दो ये हिंदी वाले। देखो भी आपके सामने कुछ आंसर्स हैं, मैं लिख रहा हूँ हिंदी के, ये आपने लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए? कुछ भी नहीं लिखवाया अभी। एक भाई आपके पास एक ऑप्शन है रात, देख लेना भाई, क्योंकि मेरे पास पेपर भी नहीं है। एक आपके पास आंसर है गुण के प्रदर्शन वाला, ये हिंदी वाले सर ने भेजे हैं, मेरे पास हिंदी की शीट ही नहीं आई आज, वरना मैं आपको वहाँ से क्वेश्चन देख के लिखवा देता। के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। फिर उसके बाद था कोई यौगिक, उसके बाद अगला था तीन प्रकार आश्रित उपवाक्य। देख लेना भाई किस किस का कोड में है, ये देख लेना, मुझे नहीं पता ये क्या है कैसे है, मेरे पास शीट नहीं आई है आज, क्वेश्चंस नहीं आए हैं हिंदी के। और किसी देश अथवा समाज, और दिनेश, जल्दी जल्दी में भैया चीज़ें रह जाती हैं, क्या करें, आपको आराम से एक एक चीज़ कल परसों खाली बैठ के तरीके से करवा देंगे एक एक चीज़। दुर यहाँ पे उपसर्ग था, और यहाँ पे आपके पास कोई मानवीकरण था, और यहाँ पे आपका माँ ने पुकारा, ऐसा कुछ कोई आया हुआ देख लेना, माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दे। उसके बाद आपके पास मत्याभिमान, कोई संधि आई होगी आपके पास, मत्याभिमान, मति प्लस अभिमान, मत्याभिमान। उसके बाद किसी का आंसर आपके पास नाटक आता होगा, देख लेना ऑप्शन जो भी होगा। फिर उसके बाद आज्ञा आएगा, आज्ञा। उसके बाद लास्ट है एक दयालु है, पता नहीं श्यालु है, देख लेना भाई, ये समझ नहीं आ रहा, जब तक चीज़ें सामने ना हो पता नहीं चलता। और एक भाई मैथ का एक क्वेश्चन था मेरे पास, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट थी, 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर वाली आधी स्टेटमेंट थी मेरे पास, जिसके पास पूरी स्टेटमेंट हो भेज देना, आपको पूरा क्वेश्चन कल की क्लास में सुबह करवा देंगे, ठीक है। जब तक आपके पास क्वेश्चन शीट पेपर ना हो देख लेना। मैंने आपके पास एक क्वेश्चन अभी करवाया था, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ये आपका 20 का स्क्वायर, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। मैंने आपको एक फॉर्मूले से करवा दिया कि सम संख्याओं का योग क्या होता है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन कोई और है, इसके ऊपर की कोई स्टेटमेंट थी, पता नहीं क्या है, आधा कटा हुआ था, तो मैंने इसके हिसाब से करवा दिया। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर आपके पास ये आता है तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन इससे ऊपर एक स्टेटमेंट और थी भाई, जिसका पेपर था, देख लेना कि क्या स्टेटमेंट है। या फिर मेरे पास कल जैसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे पूरी मैथ की एक वीडियो बना देंगे, जो जो क्वेश्चंस आए हैं सभी पेपर्स में। तो आपके पास लगभग 4 पेपर हैं, तो 15 चौक 60 आपके पास हैं, क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं भाई
जल्दी से बढ़िया सी एसएससी सीजीएल की क्लासों में, एसएससी जीडी की क्लासों में, जिस भी बच्चे ने एसएससी जीडी का और एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे हुए हैं भैया, अपने चैनल पर आपको लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा लेना, और मिलते हैं भैया जैसे ही लाइव क्लासेस शुरू होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेक केयर, गुड नाइट।